on today's webinar on interlinkage of auditing standard with Code of Ethics and ICI initiatives. And on this subject, our very honorable Central Council member CS Sanjeev Singhal ji is with us. I welcome you, sir. I also welcome Sunil Damija ji, Jagdish ji, Anand Dua ji, Rajesh Jain ji, and all the attendee. And there is some urgent meeting of the Chopra ji. Chopra ji will join us at 5:20. And before this, our Sanjeev Singhal ji, honorable council member, is with us. There is no need to introduce him, but still I would like to add this. He is from Big Four, but never we realize that he is from Big Four. He is our member, he is within us, and is always available for the cause of member and student. He इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड-19 में. मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 1-2 मिनट जो भी आपने कोविड-19 में किया है वो भी उस पर भी प्रकाश डालें, और आईसीआई इनिशिएटिव मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी सर हमको बताएं. विद दिस सर, अगेन वेलकम यू एंड ओवर टू यू. थैंक यू वेरी मच राजेश भाई. राधे राधे टू यू एंड टू ऑल. जगजीत जी, आनंद जी, सुनील दमीजा जी, Rajesh Jain ji, my dear friends, and my mentor and guru who will join us shortly, Amarjit Chopra ji. दो गुरु हैं हमारे प्रोफेशन में, मेरे डॉक्टर गिरीश आहूजा एंड अमरजीत चोपड़ा जी. तो मेरी कोशिश रहती है कि जब भी वो आए, अगर मैं आ सकूं तो, राजेश भाई ने पहले ही बता दिया तो मैंने कहा मैं जरूर आना चाहूंगा. एंड जो राजेश भाई ने कहा है रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ ICAI, और मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट उसके बाद मैं सीए परिवार के बारे में भी बोलूंगा. मैं इनिशिएटिव्स को 2-3 बकेट्स में डिवाइड करूंगा. एक तो मेंबर्स के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, और एक डिजिटल एनेबलमेंट. हालांकि जब हम मेंबर्स और स्टूडेंट की बात करते हैं तो दोनों ही उसमें आ जाते हैं. तो 2-3 हेडिंग्स के ऊपर मैं बात करूंगा जो इनिशिएटिव ऑफ ICAI है. उससे पहले मैं एक सबसे बड़ा आई थिंक जो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी दैट एज अ काउंसिल वी हैव टेकन दैट डिसीजन. और हमने सीए परिवार से तो ऑलरेडी वो अनाउंस किया हुआ था, कुछ बच्चों को हमने स्कॉलरशिप ऑलरेडी दे भी दी है. हमने कहा था कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं, रादर मेंबर्स भी नहीं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इफ दे हैव लॉस्ट एनी ऑफ देयर पेरेंट्स, अगर उनके अर्निंग पेरेंट की डेथ हो गई है, और ये हमने इंस्पिरेशन भी मोदी जी से ली थी, क्योंकि मोदी जी ने उनको 10 लाख रुपए तक का एक्स ग्रेशिया की बात की थी स्कॉलरशिप के फॉर्म में. तो हमने कहा हम भी कुछ करें एजुकेशन के लिए, बीइंग प्रोफेशनल्स. तो हमने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे कोविड-19 में, अगर वो सीए करना चाहते हैं तो सीए परिवार उनका सीए की सारी फीस का एक्सपेंस उठाएगा. तो ऑलरेडी हमने प्रोसेस शुरू भी कर दिया था. अब इंस्टीट्यूट में ही हमने काउंसिल में 1 जुलाई को बड़ा एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया कि ऐसे बच्चे जिनके किसी भी पेरेंट की डेथ हो गई है कोविड-19 में, और वो भी ये नहीं कि सेकेंड वेव में, इवन फर्स्ट वेव में, या खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो कि अगले 1 साल में, 2 साल में, तो स्कीम की एप्लीकेबिलिटी 2 साल रखी गई है, तो उनसे फीस में उन्हें 100% वेवर दिया जाएगा. जो हमारा स्कॉलरशिप फंड है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से, 100 बच्चे हों, 1000 हों, डजंट मैटर, जो भी ऐसे बच्चे सीए करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू आवर प्रोफेशन. तो उनके लिए फंड्स विल नॉट बी अ कंस्ट्रेंट. तो क्योंकि अब इंस्टीट्यूट ने ये कर दिया है, तो अब हम इवन नॉन कोविड के केसेस में भी अपने सीए परिवार की तरफ से अब हम नॉन कोविड केसेस को भी एंटरटेन कर लेंगे, क्योंकि कोविड केसेस तो इन एनी केस ऑफ फीस लगनी नहीं है. तो नेचुरली कोई अगर नॉन कोविड केस है और ऐसा डिजर्विंग केस है जिसमें आपको लगता है राजेश भाई एंड टू ऑल द मेंबर्स दैट दे नीड अ सपोर्ट, अ फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सीए परिवार bearing 100% of the fees of the CA course, you're most welcome to send it to us, and we will either directly pay to the institute or we will reimburse 100% of the fee which they would have paid to the institute. अभी मैं और इनिशिएटिव्स पे सीए परिवार के बाद में आऊंगा. लेट मी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव्स. सो आई विल डिवाइड देम इनटू 3-4 बकेट्स. मैं सबसे पहले बात करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. नॉर्मली इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयर इज अ फियर ऑफ लर्निंग. जैसे आज राजेश भाई ने कोड ऑफ कंडक्ट और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के इंटरेक्शन पे पॉइंट आज ये वेबिनार रखा है. So similarly, normally we are scared of accounting standards. So to simplify the accounting standard learning and to take the learning to the doorstep from the accounting standard board, what we have done is
We have issued 20-minute video lecture on each of the accounting standard. We have issued an overview of accounting standard. We have issued a disclosure checklist of accounting standard, and same steps have been taken for Ind AS also. Apart from that, we have organized a number of webinars. We organized a refresher course on accounting standard. We organized 19 certificate courses on Ind AS. And then, after an interval of 40 years, really happy to say, लास्ट ईयर जो मैंने आउटरीच में आप लोगों से सजेशंस लिए थे, राजेश भाई उसमें आप भी थे, जगजीत जी भी थे, हमने पूछा था कि स्मॉल एंड मिड साइज प्रैक्टिशनर्स की हार्डशिप्स को, कंप्लायंस हार्डशिप्स को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है. तो आपने कहा था कि हम ज्यादातर एसएम, स्मॉल एंड मिड साइज जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनसे डील करते हैं. सो हमने उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, 4 लेवल्स में ले आए हम एमएसएमई की डेफिनेशन के इक्विवेलेंट. सो वी हैव सेड नाउ देयर विल बी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4. और लेवल 4 में हमने 10 करोड़ रुपीस तक की टर्नओवर और 2 करोड़ रुपीस तक की बोरिंग्स को रखा है, जिसमें कि जो फीडबैक मेंबर से आया कि 60 से 70% क्लाइंट्स आपके इसी रेंज के होते हैं. सो उनकी कंप्लायंसेस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले 27 थे, जिसमें से 23 एप्लीकेबल होते थे उस लेवल पे, अब 16 होंगे. प्लस उस 16 में से भी 8 फुली मैंडेटरी है और 8 में हमने कुछ डिस्क्लोजर एग्जम्पशंस दी हैं. और देखिए शुरू में इसमें रेसिस्टेंस थी, बट बाद में हमारे स्टेप को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने भी अडॉप्ट किया. और अभी कुछ दिन पहले जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आए हैं, उसमें उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन को रिवाइज करके 50 करोड़ से 250 करोड़ किया टर्नओवर के लिए, और 10 करोड़ से 50 करोड़ किया उन्होंने बोरिंग के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो 40 साल के बाद ये आप लोगों ने जो फीडबैक दिया, उसके बाद हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया. इसके अलावा our ICI was the first one to issue COVID-19 accounting and auditing advisory, first one among the world. If I now come to the sustainability reporting standard board, which is now pretty close to my heart, and we have also started a sustainability literacy drive. हमने 1 जुलाई को sustainability literacy drive शुरू किया है, और उसमें कोई भी मेंबर, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाउस होल्ड्स अपने घर में क्या क्या सेविंग्स कर सकते हैं. सेविंग्स मतलब फाइनेंशियल तो वो होंगी ही होंगी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए, प्लैनेट को बचाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं. 5 स्टार रेटेड इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, या छोटे छोटे और क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं. उस पर हम एक वीडियो फिल्म बना रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस सस्टेनेबिलिटी लिटरेसी ड्राइव, जिसको 15 रीजनल लैंग्वेजेस में हम ट्रांसलेट करेंगे. इसी तरह से एमएसएमई सेक्टर में क्या इनिशिएटिव वो ले सकते हैं अपने बिजनेस को सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स पे लाने के लिए. एंड प्लस जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, I welcome our honorable past president Amarjit Chopra ji. Sir, I'll take 5-7 minutes if you allow. So उसमें sustainable development goals पे हम 17 sustainable development goal हैं. We are developing 17 videos on sustainable development goal. Each SDG will talk about what that SDG is, what are the targets and sub targets under that, and third, what is the role of chartered accountant in achievement of each of these sustainable development goals. For example, if we talk about climate change, so what is climate change? What should be the targets? Say, for example, our target is that we should not allow temperature to rise by more than 1.5%. And within that, what are the sub-targets? What should be the carbon emission per capita? And there is a site, Worldometer, जो वर्ल्डोमीटर कोविड-19 को मेजर करता है, वो कार्बन एमिशन को भी मेजर करता है कि कितना कार्बन एमिशन कहां पर हो चुका है. इंडिया contributes 7% of the total carbon emissions of the world. So if you have to talk about India, how do we reduce those carbon emission per capita? So likewise, we'll talk about what are the sub targets under each sustainable development goal, and what is the role for chartered accountants. अभी कुछ दिन पहले अमरजीत चोपड़ा सर से भी बात हो रही थी कि सस्टेनेबिलिटी ऑडिट में क्या करना है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को. ये तो हम भी मानते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप चाहिए. यू विल नीड एन इंजीनियर, यू विल नीड अ कार्बन एमिशन एक्सपर्ट हु कैन से आपके प्लांट के डिजाइन में क्या चेंज किया जा सकता है, आपको सोलर पैनल कितने आपको लगाने चाहिए, किस तरह से आप कर सकते हैं. बट then there will be an opportunity for chartered accountant in consultancy,
on the and also on the measurement and then on the audit side as well. मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी रोहिणी बिल्डिंग बन रही है, ये पहला एग्जांपल है इंस्टीट्यूट में जो कि एक ग्रीन बिल्डिंग होगी, कंप्लीटली ग्रीन बिल्डिंग होगी, 5 स्टार रेटिंग इसमें होगी, जो स्वग्राह की रेटिंग होती है, जो इंडियन रेटिंग है, सबसे डिफिकल्ट रेटिंग है। तो हमारा टारगेट है उसमें जैसे 40 से 50 के बीच में 5 स्टार्स मिलते हैं, तो 45-47 पॉइंट्स के हिसाब से हम वो बिल्डिंग बना रहे हैं। और फ्यूचर में भी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट निहार जम्बूसरिया सर ने बोला है कि हम इंस्टीट्यूट की सारी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हम क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये हमने एक सस्टेनेबिलिटी लिटरेसी ड्राइव शुरू किया 1 जुलाई को। इसमें आप में से भी अगर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है इन दी फॉर्म ऑफ मेकिंग वीडियोस, तो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपना एक 5 मिनट का वीडियो किसी भी एसडीजी पे बना के हमें दें, and if it meets those parameters, then we'll invite you to make a full video. The recording will be done by the institute and it will form part of the sustainability literacy drive videos. Secondly, we issued an auditing standard on sustainability audit, by virtue of which now the chartered accountants will be able to express an opinion on the sustainability reports also. And you may know that from next year, the BRSR, Business Responsibility and Sustainability Reporting, is becoming mandatory for top 1,000 listed companies by market cap. And a year after that, it may actually apply to all the listed companies. And I am expecting in 3 to 5 years, it will apply to large unlisted companies also. So we have issued a sustainability reporting maturity model, जिससे आप companies का self evaluation कर सकते हैं, that where do they stand. And to equip our members, we have started a certificate course on BRSR. 5 बैचेस हो चुके हैं, छठा बैच 31 जुलाई से हो रहा है, 2 एग्जाम भी हो चुके हैं, 224 members have already cleared those exams. So there is an opportunity. We should learn about BRSR, about the sustainability course. Next, social stock exchange आ रहा है, SEBI के साथ मिलके ICI ने इस पे काम किया है, and I'm happy to share chartered accountants will be allowed to do social impact audits, and ICI will be the first SRO, self-regulatory organization, for social auditor, and it will also have disciplinary benches with social sector experts. Then talking about, and really, I mean, I really feel proud to say that we have been able to project ICI and Sustainability Board on the world map. We have had programs with IFAC, with the GRI, with the IIRC, with the NITI Aayog, with Security Exchange Board of India, and MCA has also participated. So the activities of the Sustainability Board, in fact, a write-up was presented to the International Accounting Standard Board also about the initiative of the Sustainability Board. The third aspect is on the government and public financial management. Now we are fully converged with the IPSAS, International Public Sector Accounting Standards. So the day the government decides to move to accrual basis of accounting, then at least as an institute, we have all these standards to advise to the various wings of the government. And fourth is the development of the digital audit tools. On the digital audit tool, the RFP process is already over, and the institute, basically the council has approved in principle the 4 digital audit tools. RFPs have been invited. These digital audit tools are around the audit documentation tool, data analytical tool, practice management software and digital library, and the group of the officers of ICAI will examine the bids, whatever bids would have been received, and if they meet the technical criteria, then of course the further process will start. But from the institute side, it is our endeavor that our members in practice have access to the best-in-class digital audit tools, which will help improve their audit quality, which will help improve the working paper management, which will also bring in the cost efficiency, and which will also see, first of all, storage of files will not be required. Secondly, the efficiency will be, if the work is done repeatedly, you will have easy access to the previous year working papers. It will also have checklists which will ensure the completeness about the applicability of the accounting standard, auditing standard, Companies Act, etc. So I sincerely hope that this will
This will really help the members. And then of course the various schemes for the members and students, which are about 29 schemes, including medical insurance, term insurance. टर्म इंश्योरेंस में एक जगह दिक्कत जरूर आ रही है. हमने अमरजीत चोपड़ा सर को भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी आगे बात की कि LIC का रिस्पांस रेट बहुत कम है, बट अदरवाइज चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो या टैली अभी तक हमारे मेंबर्स को फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस में 80% डिस्काउंट देता था. नाउ दे हैव एग्रीड कि फर्स्ट 5 इयर्स तक देंगे. Similarly, the laptop scheme for interns with HP. So from our side, we have tried to bring the maximum possible benefits, both in terms of the technical publications, in terms of the digital audit tools, and also wherever as an institute we can negotiate so that our members can have access to the best of the products and services which they need in pursuit of their profession or otherwise. So that we have tried and will continue to work in that direction. And Rajesh bhai, since you mentioned that for a minute, if I can also talk about CA Parivar initiatives. So apart from the scholarship which I mentioned, we are even now we receive requests for ambulance and we do provide. So anybody, and COVID, non-COVID, doesn't matter. If anybody needs a free ambulance, we are still providing it on a need basis. We have done it as a service to humanity, not only to members. We have not distinguished between CAs and non-CAs because we felt that is the right thing to do. And from our side, we will continue to serve the profession and the society, because I believe that profession is an integral part of the society. We cannot see both of them in isolation. If the society will prosper, if the society will progress, then only the profession will prosper and the profession will progress. So this is what, in brief, I would like to talk about. Rajesh bhai, I shared some of the initiatives, and of course, the digital learning hub of the institute has become very, very popular. We organize more than 5,000 webinars, and more than 1 lakh members have enrolled on the digital learning hub and the SSP portal. Because at the time of crisis, probably SSP portal ensure that the activities relating to the students and members continue to be provided to them without any interruptions. Of course, the number of initiatives are large, but I mean, since our honorable past president Amarjit Chopra sir has already joined, and I've highlighted some of the key areas of the committees that I have handled in the last 2.5 years. I would like to take a pause at this point of time, and I would like to hand over the screen, Rajesh bhai, back to you for the further proceedings. Thank you very much for giving me this time. Thank you, Singhal Saab, for your time. And without taking time, I welcome our very, very honorable, respected former president of ICICA, Amarjit Chopra ji. As there is no need to introduce him, but still my duty to remember you, to make you remember some his achievement. He was elected as Vice President of ICI for the year 2009-10 and President of ICI for the year 2021. He was the chairman of various committees of ICI during that period. He was on the board of IRDA, SAFA, CAPA. He was nominated as the chairman of National Advisory Committee on Accounting Standards under Companies Act by the Government of India. And Government of India has also nominated him as a member of to Investor Education and Protection Fund Authority. Presently, he is on the board of RICO Auto Industry Limited, Group Automobiles Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited, Accounting Research Foundation, etc. He has been a faculty in India and abroad, namely Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Nepal, Indonesia, Mauritius, etc. in more than 2,750 professional programs. He has been awarded honorary membership of Australian Institute of Chartered Accountants and life membership of Association of International Accountants London. Recently have been impaneled as a faculty on the roster of IMF. I also had the privilege of serving at Deshbandhu College Evening as a faculty for more than 2 decades. He was also nominated to bench 2 of disciplinary committee by Government of India and member of NAFRA. And this is the brief
profile, his achievement, and apart this, he always ready for member for a professional work and other than professional work also. I remember that few months back I was in a big problem. There was some problem with me. I remember him, and I was fed up with that company. He's on the board. That company, I message him with the WhatsApp at 6 p.m. in the evening, and make him a missed call without disturbing him. But within 15 minutes, he made me a call immediately back and said, Rajesh, I referred this message to CEO of the company and your work will be done without you. Please don't worry. और आप सर ये बिलीव नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति मेरे से मिलने को तैयार नहीं था, टाइम देने को तैयार नहीं था, मेरिट पे काम करने को तैयार नहीं था, 10:30 अर्ली मॉर्निंग माय वर्क वाज ओवर। और इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंगली बात है कि सर का फोन आया मेरे पास कि राजेश आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने वो काम बहुत कर दिया और मैं सर से कहूंगा कि सर हमेशा हमारी सेवा करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल हो। फिर भी आज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि संजीव सिंघल जी हमारे साथ हैं, ऑनरेबल काउंसिल मेंबर, एंड ही नोज बेटर देन मी। तो मैं कहूंगा सर, रिक्वेस्ट करूंगा सर 2 मिनट सर के बारे में जरूर बोलें सर। संजीव सिंघल जी सर। राजेश भाई, क्योंकि अभी चोपड़ा सर ने मुझे कुछ दिन पहले भी एडवाइस किया कि मतलब जो है कि इंट्रोडक्शन उनका ब्रीफ रखा जाए। बाकी मैं आई थिंक 1-2 लाइन ही कहना चाहूंगा जो कि मैंने इनके आने से पहले ही कही। मेरी लाइफ में इस प्रोफेशन में मेरे 2 मेंटर हैं, गिरीश आहूजा जी और चोपड़ा जी, और इनकी एडवाइस और इनकी ब्लेसिंग से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आई थिंक जो आपने कहा वो हमारे हर मेंबर के सेंटिमेंट्स वही हैं, क्योंकि सर का ये आदेश है कि ज्यादा उनके बारे में ना कहा जाए। तो मैं इसमें इतना ही कह के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब मेंबर्स को एडवाइस दें। थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू ओवर टू श्री चोपड़ा जी। थैंक यू संजीव जी, राजेश जी, एंड तमीजा साहब, जगमीत जी, आनंद दुआ साहब, and of course the various participants who are there. मैं देख पा रहा हूँ कि there are about 187 participants. ऑडिटिंग का टॉपिक हो, रिलेटेड हो कोड ऑफ एथिक्स के साथ और उसमें 187 लोग हों, तो मेरे ख्याल में राजेश भाई ये आपकी अचीवमेंट है। मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा और हमारा ये मानना है, मैं जब भी संजीव जी से भी बात करता हूँ कि आपका स्टडी सर्कल जो है वो वाकई में एजुकेटिव है और उसमें लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन इफ यू आस्क मी। जो आप बात आपने कंपनी के बारे में कही, वो मेरे ख्याल में उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज किसी भी मित्र का किसी भी बारे में कोई फोन आएगा, चलो उस कंपनी में तो मैं बोर्ड पे था, नहीं भी होता और मैं किसी को जानता होता तो मैं आपके लिए डेफिनेटली फोन कर देता, और अगर नहीं जानता होता तो आपको पहले बोल देता कि साहब आई डोंट नो समबडी, सो आई मे नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। टॉपिक आपका आज बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरलिंकेजेस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विद कोड ऑफ एथिक्स। इसका मतलब है सीधा सीधा वे डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। अगर आप मेरे से छोटी छोटी मतलब की मोटी सी बात जानना चाहें, आज सुबह फ्रेंड है सारिया साहब, वो हैं भी शायद इस वक्त प्रोग्राम में, उनका भी कोई फोन आया किसी प्रॉब्लम को लेकर। अब कई भ्रम है लोगों में बेसिकली इवन कोड ऑफ एथिक्स को लेकर। मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ क्लियर भी कर सकूं, परंतु जो मेरा एक वो स्टाइल है कि मैं शायद जो कड़वी बात होगी वो कड़वे रूप में बोलूंगा, जो मीठी बात होगी वो मीठी रूप में बोलूंगा। मैं कड़वी बात पे मीठी गोली नहीं दे सकता, ये मेरा एक दुर्भाग्य है, ये मैं पक्की बात आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मैं जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं तो मैं हर
प्रोग्राम में शायद एक बात बोली है कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि जो हमारा कवच है, जो हमारी ढाल है, हम उन्हीं को नहीं पढ़ते और उन्हीं पे अमल नहीं करते। और मैंने हमेशा एक बात बोली है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको कंप्लाई करने हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने कंपनी who are the preparers of the financial statements। और अगर वो कंप्लाई नहीं करेंगे तो उस पर रिपोर्ट करना, मोटी सी बात इतनी। परंतु ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किसको कंप्लाई करना? ऑडिटर्स को मुझे कंप्लाई करना। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंपनी को कंप्लाई नहीं करने, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मुझे पूरे करने, मुझे फॉलो करने। और दुर्भाग्य ये है कि हम एक बार जब क्वालिफाई कर लेते हैं हम, उसके बाद हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ तो देखना भी नहीं चाहते। उसमें ये लगने लग जाता है कि अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के करेंगे तो शायद ऑडिट ही नहीं कर पाएंगे। परंतु फैक्ट ये भी है कि अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़े बिना करोगे और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉन कंप्लायंस करोगे, खुदा ना खास्ता डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने, नफरा के सामने आया तो आप बच नहीं सकते, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। और मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही लेके चलूंगा आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के, और उसमें क्या क्या पोजीशंस किसी के सामने आई। क्योंकि मेरा मानना है ये थ्योरेटिकल बात करने का कोई फायदा नहीं है। थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, थ्योरी तो आप जाके किताबों में भी पढ़ लेंगे, हर जगह पढ़ लेंगे। मजा तभी है जब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बाद बात की जाए। हम में से हर व्यक्ति टैक्स ऑडिट करता है, और टैक्स ऑडिट मुफस्सल टर्म्स में तो हमारी ब्रेड एंड बटर है। बटर तो मैं नहीं कहूंगा, ब्रेड तो है ही कम से कम, बटर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम फीस चार्ज कर रहे हैं 500 रुपए से लेके 5000 तक, वो बटर नहीं हो सकता, वो ब्रेड ही हो सकती है सिर्फ। हालांकि ब्रेड से भी नीचे आ सकती है कई कैटेगरीज में। अब एक केस हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से आया, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कहा कि इस व्यक्ति ने ये टैक्स ऑडिट किया है, परंतु हमारा ये मानना, पार्टनरशिप फर्म का केस था, और उन्होंने ये कहा कि हमारा ये मानना है और हमारी ये फाइंडिंग है कि जिस फर्म का इसने ऑडिट किया है वो फर्म उस एड्रेस के ऊपर, उस पते के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि हमें देखना था कि भाई इस मेंबर का कंडक्ट क्या था, और हमारे जहन में कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी थे। वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे 501 भी हो सकता है, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 230 भी हो सकता है। 230 विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन, 500 जो है वो ऑडिट एविडेंस की बात करता है, 501 जो है वो जो इन्वेंट्रीज वगैरह की वेरिफिकेशन है उनकी बात करता है, एविडेंसेस विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक कंसिडरेशंस उसकी बात करता है। ऐसे 240 फ्रॉड्स के साथ डील करता है, और ऐसे 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस के साथ डील करता है। ये मैंने आपको कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बताए जो वर्चुअली हर टैक्स ऑडिट में लागू हैं। हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। वैसे तो ऐसे जो मेरा प्लानिंग का है वो सीधा सीधा सभी पे लागू है। अगर मैं सही मानूं, में आप मेरे से पूछें 300 प्लानिंग के बिना तो ऑडिट हो नहीं सकता ना। एंड इफ यू डोंट प्लान, यू प्लान टू फेल, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब उसमें जब हमने उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना शुरू किया भाई आपने ऑडिट कहाँ बैठ कर किया, तो बोला जी अपने ऑफिस में बैठ के किया। देखा आपको किताबें कौन ला के देता, चलेंगे जी एक अकाउंटेंट साहब आते थे बीच में, वो हमें किताबें ला के देते थे। इसका मतलब आप कभी फर्म के प्रीमाइसेस पे नहीं गए। चलेंगे जी पूरे शहर में जहाँ पे मैंने ऑडिट किया है वहां पे कोई व्यक्ति टैक्स ऑडिट के लिए क्लाइंट के ऑफिस में नहीं जाता। क्लाइंट की किताबें एक अकाउंटेंट बीच में होता, वही लेके आता, वही ऑडिट करवा के चला जाता। तो हमने पूछा कि इसका मतलब आप उसके किसी पार्टनर से भी कभी नहीं मिले? तो मैं नहीं मिला किसी भी पार्टनर से। हमने पूछा कि इसका मतलब जो पार्टनरशिप डीड पे जिसने भी साइन किया हो या ना किया हो, आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा। जो जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किए आपको ये भी नहीं पता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने साइन किए। कहने लगा जी मैंने आपको पहले कह दिया, मैंने अपने ऑफिस में बैठ के ऑडिट किया,
अकाउंटेंट लेके आता था, अकाउंटेंट ही हमसे ऑडिट करवा के ले जाता था। तो एक बात तो पक्की थी कि केवाईसी तो हुई नहीं क्लाइंट की, नो योर कस्टमर वाली तो कोई बात हुई नहीं, और पार्टनरशिप डीड उसके पास हो ऐसी भी संभावना नहीं थी। तो पहला ऑडिट एविडेंस जो था विद रिगार्ड टू या डॉक्यूमेंटेशन आप कह लीजिए, कभी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं करती थी, आपने वेरीफाई कैसे किया? उसके पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं था। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और ये कई हम में से लोग करते हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक और केस बताऊंगा, अभी रिसेंटली हुआ, अभी तो 15 दिन में नहीं हुआ उस केस को हुआ। उसमें और मजेदारी की बात सुनाऊंगा आपको क्या होता प्रोफेशन के अंदर। जब उसने ये कहा कि साहब मैं उनके ऑफिस नहीं गया, मैं किसी पार्टनर से नहीं मिला, मेरे पास पार्टनरशिप डीड की कॉपी भी नहीं है, तो ऑडिट एविडेंस तो पहला कि जब प्रॉफिट शेयरिंग आपने डिवाइड किया तो आपको तो ये भी नहीं पता किसको 50 मिलना है, किसको 60 मिलना है, किसको 40 मिलना। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब नहीं, ऑडिट एविडेंस का मतलब नहीं। हमने कहा आपने इन्वेंट्री कैसे वेरीफाई की जब आप उसके प्रेमाइसिस पे नहीं गए? बोला नहीं, मैनेजमेंट ने लिख के दिया, मैंने तो बैलेंस शीट में लिखा है सर्टिफाइड एंड वैल्यूड बाय द मैनेजमेंट। वेरी गुड। हमने कहा आपने कैश वेरीफाई किया, क्योंकि कैश इन हैंड भी काफी सब्सटेंशियल था। कहने जी मैंने लिखा है कैश एज सर्टिफाइड एंड गिवन बाय द मैनेजमेंट। तो रहा नहीं गया हमसे भी। हमने कहा यार फिर तो सारे का सारा बैलेंस शीट ही मैनेजमेंट ने बना के दी थी, आपको ऑडिट करने की जरूरत क्या थी? बोला जी आप कुछ भी समझिए, हमारे शहर में टैक्स ऑडिट ऐसे ही होते हैं। ये उसका स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो हमने कहा अगर आपने इन्वेंट्री वेरीफाई एक बार भी नहीं की, एक भी आइटम वेरीफाई नहीं किया किसी इन्वेंट्री का, तो आपने तो 501 का भी उल्लंघन कर दिया, SF 501 का भी उल्लंघन हो गया। क्योंकि वो तो कहता है कि कम से कम एक बार तो इन्वेंट्री को वेरीफाई करके उसको रिकंसाइल करो आगे पीछे होके, जिस तरीके से भी आपने करना। तो वो भी नहीं किया जी। आपने काउंटिंग की, कैश कितना भी था आपको इससे कोई लेना नहीं। फिर हमने पूछा आपने डेटर से या क्रेडिटर से कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाए, क्योंकि SF 505 ये कहता है कि भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाने। लेकिन जी मैंने ये नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया, क्योंकि हमारे को तो मैनेजमेंट ने बोला कि सारे डेटर्स ठीक हैं, सारे क्रेडिटर्स ठीक हैं, तो हमने सोचा सब कुछ ठीक है। तो अब आप ये बताइए इस ऑडिट का क्या करें, जहां पे ना तो इन्वेंट्री के बारे में कुछ ऑडिटर ने किया है, ना कैश के बारे में किया है, ना डेटर्स के बारे में किया है, ना क्रेडिटर्स के बारे में किया है, ना एडवांसेस के बारे में किया है, ना पार्टनरशिप डीड की कॉपी के बारे में ही कुछ किया। तो ऑडिट एविडेंस था क्या रिकॉर्ड के ऊपर? 500 तो कहता है कि भाई ऑडिट एविडेंस तो होना चाहिए, जो भी चीज आप वेरीफाई कर रहे हो उसका ऑडिट एविडेंस तो होना चाहिए। अगर मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाई है तो उसका ऑडिट एविडेंस क्या है? कंफर्मेशन इज द एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। अगर कंफर्मेशन नहीं भी आई पर पार्टी ने चिट्ठी लिख दी थी इन कंप्लायंस विद 505, तो मेरे पास ऑडिट एविडेंस क्या है? जो मेल पार्टी ने भेजी है वो मेरा ऑडिट एविडेंस है। तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो खाली हूं एकदम से। SA 315 ये कहता है कि आप जो रिस्क है अपना ऑडिट का, वो बिजनेस को देखने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद। आप आइडेंटिफाई रिस्क कैसे करोगे? अगर आपको बिजनेस का ही नहीं पता कि बिजनेस क्या है, तो आप रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, होलसेल है, रिटेल है। रिटेल होगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन 30% भी हो सकता है, होलसेल होगा तो हो सकता है 5% ही हो उसका प्रॉफिट मार्जिन। हमने उससे पूछा तुमने उसकी कोई वैट रिटर्न कुछ और चेक किया? कहेंगे मैंने कुछ चेक नहीं किया। तो आप बताइए ये ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, या घर में बैठ के ठप्पा लगा? इसके बाद ये कहने की आवश्यकता नहीं रही कि द मैन वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज and the man has been held guilty and the man has been given quite a severe punishment. Let me be very clear about it.
एक और केस आया अभी 15 दिन पहले, वो भी टैक्स ऑडिट का था। उसमें टैक्स ऑडिट का केस तो था, पर उसमें ये चार्ज कहीं पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स का नहीं था। वहां पे एक सीए ने दूसरे सीए को के बारे में कंप्लेंट की थी कि ये नॉन कम्युनिकेशन किया इसने, कि मेरे से पूछा नहीं है इसने कि मैं ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। वो बोला जी मैंने तो फोन पे पूछा था इससे। हमने कहा पर चिट्ठी तो आपने रजिस्टर्ड मेल से भेजनी थी। बोला जी वो तो मैंने नहीं है, परंतु ये आपको बता सकता है कि ये तो इसने भी लिख के दिया कि फोन के ऊपर मैंने पूछा था, पर ये कह रहा है कि इसकी फीस जो थी अनडिस्प्यूटेड फीस वो ड्यू थी। वो हमारे कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट है कि अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी प्रीवियस ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड फीस ड्यू है तो आप उसका ऑडिट शुरू नहीं कर सकते। ऑडिट फीस ड्यू होनी चाहिए, ऑडिट फीस, ये ध्यान रखिएगा। टैक्स की फीस नहीं, कंसल्टेंसी की फीस नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग की फीस नहीं, ऑडिट फी अगर ड्यू है अनडिस्प्यूटेड, जो क्रेडिटेड है मेरी बैलेंस शीट के अंदर, अगर वो ड्यू है तो मैं ऑडिट उसका टेकअप नहीं कर सकता। तो बोला जी इनकी तो कोई ड्यू ही नहीं थी फीस, और उसने एक लेटर प्रोड्यूस किया। ये सुनने की बात है दुआ साहब, खास तौर पे क्योंकि ये जितने हमारे मुफस्सिल टाउन है ना उनमें क्या कुछ हो रहा है ये आपको दर्शाएगा। और हालांकि ये नॉर्थ का केस नहीं, ये वेस्टर्न रीजन का केस है, बॉम्बे का केस। तो इसलिए जो हमारे यहाँ होता वो वहां पे भी होता। तो अगर वो ये कहते हैं जी हम बेहतर हैं, वो बेहतर हमसे कुछ नहीं है, कोई कहीं पे बेहतर नहीं। ह्यूमन टेंडेंसी इज द सेम एवरीवेयर। जो एक ह्यूमन ग्रीड है ना, ह्यूमन जो एक लालच है, वो सब जगह बराबर है। आप साउथ में, दक्षिण में चले जाओ, उत्तर में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, या पूरब में चले जाओ, या सेंट्रल में, मध्य में चले जाओ, सब जगह एक ही चीज। तो बोला जी इनकी फीस तो ड्यू नहीं थी बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर भी। मैंने कहा ड्यू कैसे नहीं थी, ये तो कह रहे हैं ड्यू थी, और आपको इन्होंने बोला फोन के ऊपर मेरे ड्यू है। चलेंगे जी बैलेंस शीट में दिखा दे कहाँ पे ड्यू है। तो उसने एक लेटर इशू कर दिया, कोई सुभाष था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसने लिख के दिया हुआ कि जी फीस तो मैंने ले ली थी इनकी, क्योंकि मैं काम लेके आता था, मैं ही क्लाइंट के साथ फिक्स करता था फी, और वो क्लाइंट मुझको ही फीस देता था, और मैं आगे इनको फीस देता था, मैंने इनको फीस पूरी दे दी। तो जो क्रेडिट हुई ऑडिट फीस, वो नाम में क्रेडिट हुई होगी भाजी के, और उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ एजेंट। ये आपको और मजेदारी की बात बता रहा हूँ, उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ एजेंट, और वो कह रहा है जी मेरे पास मैं क्लाइंट लेके आया, और दोनों के दोनों। तो हमने नेचुरली, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों से ये था कि भाई आप दोनों मान रहे हो कि आप भी क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे थे एजेंट के थ्रू, और आप भी क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे थे एजेंट के थ्रू। तो दोनों बोले हाँ जी क्लाइंट तो हम एजेंट के थ्रू एक्सेप्ट करते थे। किताबों में ऑडिट फी कितनी डेबिट होती थी? 25,000। 25,000 किसको जाता था? सुभाष जी को। ऑडिटर को कितना मिलता था? 20,000। 5,000 पर ऑडिट वो बीच में एजेंट ले जाता था। ये सब रिकॉर्ड पे है, दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स तो ये परमिट ही नहीं करता कि आप एजेंट को कोई पैसा खिलाएंगे ऑडिट लेने के लिए। पर इसमें तो साफ है कि क्लाइंट, आपको क्लाइंट बिल्कुल क्लियर है, उसने लिस्ट बना के दी है कि इतने क्लाइंट, 15 या 20 जो थे उसके, कि इतने क्लाइंट में लेके आया था, और उतने क्लाइंट की फीस जो थी मुझे आ गई थी, और मैंने इनको दे दी। आप इमेजिन कीजिए कोड ऑफ एथिक्स का क्या करूं। तो इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट है ऑडिट फी का, पहली बात, अगर मेरे रिकॉर्ड पे होगा भी अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें तो मेरी फीस 20,000 ही लिखी होगी, और अगर 25,000 लिखी हुई है तो मुझे मिलती कभी 25,000 नहीं, मिलती कितनी है मुझे? 20,000। तो वो टैली नहीं करती। तो मैं तो पहली स्टेज पे ही ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो गया कि जो ऑडिट फी मैंने डेबिट तो करवाई है 25,000, और सी मुझे होती है 20,000, और मुझे उस पार्टी से डायरेक्ट कभी वो फीस आती नहीं, फीस आती है किसी और के थ्रू, और वो भी 20,000। क्या करूं?
कौन सा डॉक्यूमेंट लूं, कौन सा एविडेंस लूं, मुझे तो समझ नहीं आया। एक और केस आया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, क्योंकि आजकल केसेस जो है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, बैंक, इनकम टैक्स ऑफिस, यहीं से आ रहे हैं मेनली केसेस। उन्होंने कहा जी कि ये कंपनी की टर्नओवर जो सैंक्शन, जो फर्म की या कंपनी की जो टर्नओवर बनाई गई, ऑडिटर ने यह कहा कि 200 करोड़ की टर्नओवर, परंतु हमारे हिसाब से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और इसमें सिर्फ ये जो बैलेंस शीट बनी, ये बेसिकली फॉर द पर्पसेस ऑफ बैंक लोन है और कुछ नहीं बना इसमें। तो डिसिप्लिनरी कमेटी ने सीधा पूछा उनसे कि भाई आपके पास एविडेंस क्या है कि यहाँ पे टर्नओवर थी? तो सेल इनवॉइस देखे थे। अब सेल इनवॉइस तो आप लेके नहीं आते इन एनी केस, यू डोंट टेक द इनवॉइसेस टू योर ऑफिस। तो हमने उससे पूछा आपने वैट रिटर्न्स चेक की थी क्या? वैट रिटर्न्स नहीं चेक की। तो पहला एविडेंस फेल हो गया। आपने टर्नओवर का ऑडिट एविडेंस आपके पास क्या है? वैट की रिटर्न इज डेफिनेटली अ वेरी गुड एविडेंस फॉर द टर्नओवर। आज की डेट में जीएसटी है, पहले वैट होता था, उससे पहले सर्विस टैक्स भी होता था, और आज जो है वो आपका जीएसटी है। तो पहला एविडेंस फेल हो गया। बोला जी मेरे पास वैट के रिटर्न्स तो मैंने चेक ही नहीं की, क्योंकि हमने उससे कहा कि अगर तुमने वैट की रिटर्न्स चेक किए तो उनके पर्टिकुलर्स दे दो, भाई किस दिन उन्होंने फाइल की थी वैट की रिटर्न्स और कितनी टर्नओवर की फाइल की थी, क्योंकि ये आपके पास होना जरूरी है कि क्वार्टरली रिटर्न अगर वैट की फाइल हुई है, जीएसटी की फाइल हुई, कब फाइल हुई, उसकी डिटेल और कितनी की फाइल हुई, ये ऑडिट एविडेंस आपके पास जरूरी है। बोला जी मैंने कुछ चेक नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, आपने बैंक स्टेटमेंट चेक किया होगा? नहीं, बैंक स्टेटमेंट भी चेक नहीं किया। हमने कहा आपने वैट रिटर्न चेक नहीं किया, आपने आपने बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं किया। बैंक स्टेटमेंट में आपको ये पता लगता कि भाई डेटर्स अगर 200 करोड़ की टर्नओवर के हैं, 200 करोड़ में से 150 करोड़ की तो टर्नओवर होती मेरे बैंक अकाउंट में, और यहाँ अगर मैं परचेज कर रहा होता 200 करोड़ के अगेंस्ट 175 करोड़ की, तो कम से कम 150 करोड़ की, 140 करोड़ की, 130 करोड़ की मैं पेमेंट भी कर रहा होता थ्रू बैंक अकाउंट। जी मैंने कुछ नहीं किया। और बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितनी थी? बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन थी हार्डली 7 से 10 करोड़। अगर बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन मेरी 7 और 10 करोड़ की है, तो मेरी टर्नओवर 200 करोड़ कैसे हो जाएगी? ये समझ नहीं आया ना। तो आपने ऑडिट एविडेंस लिया कहां का? ना तो आपने बैंक स्टेटमेंट चेक किया, ना आपने चेक किया वैट रिटर्न्स को, ना आपने पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिए। जिसको आपने माल बेचा या जिससे माल खरीदा, उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो आने चाहिए ना कि भाई हाँ वाकई में मेरे से माल खरीदा या बेचा गया। कुछ एविडेंस नहीं है। We again had to hold the man guilty and give him a severe punishment. और ये बता सकता हूं आपको, ये केसेस फार एंड फ्यू नहीं है, ये केसेस काफी हैं। ये आपको और बता रहा हूं कि ये केसेस अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये कुछ हैं, ये कुछ वाले नहीं हैं, ये केसेस बहुत सारे हैं। और जो पहले केस में उसने कि जी मैंने तो मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन ले ली। अरे मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, पर 580 कुछ कहता मेरा, जो मेरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप रिप्रेजेंटेशन तो जितनी मर्जी ले लो, हमारा जितनी मर्जी ले लेना। मेरे ख्याल में राजेश जी ये कुछ कह रहे हैं कि ऑडियो इश्यूज हैं। ऑडियो इश्यूज हैं क्या? ब्रेकअप हो रही है क्या वॉइस? आपका सर नेट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेट आपका वीक है सर, तो बीच मैं बीच फिर में ब्रेक हो रही है। मैं फिर डिवाइस बदलता हूँ। हाँ आप सर, होल्ड करिए। मेरे ख्याल इस डिवाइस पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा फर्ज है, अगर मेरे को कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है बार बार तो मुझे उसको देखना पड़ेगा। सर। क्योंकि अगर बात कम्युनिकेट ही नहीं हो रही तो फिर कोई फायदा नहीं है।
Now, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, no problem, sir. No problem. Now it's okay. तो मैं जहां पे रुका था वो ये था कि जो मेरा पहला केस था उसने ये कहा कि जी मेरे को तो मैनेजमेंट ने कहा इसमें कोई शक नहीं है, मैनेजमेंट ने लिख के दिया। पर मेरा स्टैंडर्ड जो 580 है वो ये भी कहता है कि भाई आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन तो ले लो, पर जो भी आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लोगे आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा फॉर इट्स वॉरेसिटी एंड ऑथेंटिसिटी। आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेके अपने कागज का टुकड़ा रख नहीं सकते हो किसी भी सूरत में रिकॉर्ड में। हमारी आदत क्या होगी कि हम मैनेजमेंट को कहते हैं यार तुम मुझे लिख के दे दो, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे दो, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बैलेंस शीट के अंदर उन्होंने खूब सारे चेक्स इन हैंड दिखा दिए, खूब सारे, ढेरों सारे चेक्स इन हैंड दिखा दिए। अब डेटर्स तो कम हो गए। जिस दिन आपने चेक्स इन हैंड दिखाए आपने एंट्री क्या पास की, चेक्स इन हैंड डेबिट टू डेटर्स, या आपने एडवांसेस कम कर दिए होंगे कि वापस आ गए, या लोन कम कर दिया होगा। परंतु अगर वो डेटर्स के जो चेक्स हैं जो मेरे पास आए हैं, जो चेक्स मैंने रिसीव किए हैं, वो अगले 1 महीना डिपॉजिट ही नहीं हुए कहीं पे, तो वो चेक्स थे या नहीं थे? वो चेक्स कभी थे ही नहीं। तो मैं ये मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन मान लूं कि हाँ जी चेक्स इन हैंड थे मेरे पास? किसी सूरत में नहीं मान सकता मैं किसी भी सूरत में नहीं मान सकता। अगर चेक्स इन हैंड अगले 2-3 दिन में डिपॉजिट हो गए, क्रेडिट नहीं हो जाते, तो मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि ये चेक्स इन हैंड एक्चुअल में थे। हम तो मान रहे हैं कि ये चेक्स इन हैंड थे, तो मुझे कोई बचा नहीं सकता अगर कल कोई ऐसी गफलत नजर आ जाए। और मैं आपको ये बता सकता हूँ लोग क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते रहते हैं 2 महीने तक, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। अरे चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड 2 महीने तक। और आज के युग में तो मैं ये कहता हूँ नेफ्ट कर दे यार, मुझे आरटीजीएस कर दे, मुझे पेमेंट चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि 2 महीने तक मेरे पास जो चेक्स पड़े थे मैंने डिपॉजिट ही नहीं करवाया। ये कैसे हो सकता है यार? ये नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। मैं बार बार जब भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे बोलने आया हूँ एक बात मैं बोल के गया हूँ, और इसको जरा गौर कर लीजिएगा, सबको मैं ये बात कह रहा हूँ और बिल्कुल खुले दिल से ये बात कह रहा हूँ। इसको जहन में बिठा लीजिए कि जिस दिन मोदी साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर की थी, कौन सी नवंबर थी? 8 नवंबर 2016। उस दिन हम में से कई लोगों ने उस डेट में, हम में से मतलब हमारे क्लाइंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने कहा जी 50 लाख का कैश इन हैंड है, 1 करोड़ का कैश इन हैंड है, 2 करोड़ का कैश इन हैंड है, और वो डिपॉजिट करवाया बाद में जाके। अरे उससे 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, और हम ये कह रहे थे कि ये जो कैश इन हैंड है ना पिछले साल भर से ही चल रहा था मेरा एज इट इज, और मैं ऑडिटर हूं उसका। मैंने कभी ये वेरीफाई नहीं किया भाई इतना बड़ा कैश इन हैंड कैसे है इसके पास, ये भी भूल जाए। अरे उससे 5 दिन पहले तो उसने एक पेमेंट करनी थी 10,000 की कैश की, वो बैंक गया कैश विड्रॉ करवा के लाया तब उसने पेमेंट की थी, तो वो कैश इन हैंड विड्रॉ क्यों हुआ था भाई? वो कह रहा मेरे पास 50 लाख कैश इन हैंड था पिछले 6 महीने से, उसके बावजूद 10,000 की पेमेंट कैश में करने के लिए 10,000 बैंक में जाके सेल्फ का विड्रॉ किया और उसके बाद पेमेंट की। ये अपने आप में रिफ्लेक्शन है कि ये कैश इन हैंड कभी था नहीं। ये तो मैं यही बोल सकता हूँ राजेश जी और सबको कि हमारी असेसिंग ऑफिसर्स जो हैं अभी शायद हमारे को नहीं उन्होंने गिरफ्त में लिया, वरना इस पॉइंट के ऊपर ऑडिटर नहीं बचता, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप ये नहीं कह सकते जी मैनेजमेंट ने कहा था हमारे पास कैश इन हैंड था। अरे मैनेजमेंट ने कहा था, आपको तो पता था 5 दिन पहले 10,000 का कैश विड्रॉ करके आया, तो 50 लाख का कैश था कहाँ पे? आपने क्वेश्चन उससे पूछा क्या लिख के
कि भाई अगर आपके पास 50 लाख का कैश था तो आपने 10,000 का कैश विड्रॉ क्यों किया बैंक से? अगर आपने ये क्वेरी तक रेज नहीं की तो आपके पास जस्टिफिकेशन क्या है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड ये भी है ना, कम्युनिकेशन टू द पीपल चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे है। वो कहता अगर आपको कुछ वाकई में गड़बड़ नजर आती है, कंट्रोल में गड़बड़ नजर आती है, कहीं और गड़बड़ नजर आती है, तो आपने जो मैटर आप समझते हैं कि आपने नॉलेज में लाना है टू द पीपल हु आर चार्ज विद गवर्नेंस, उनकी नॉलेज में लाके छोड़िए। तो आपने कभी उनको चिट्ठी लिख के बताया कि आपके यहाँ ये गफलत हुई है? बताया ही नहीं कभी। और अगर बताया नहीं तो फिर किसका कसूर हुआ? ऑडिटर बच जाएगा उसमें? ऑडिटर नहीं बचता। और अगर वो सपोज कीजिए वो कह रहा है साल भर से कैश इन हैंड था, मैं एक बात और आपको बता दूं, और उसमें कहीं 31 मार्च भी बीच में आ रहा, पिछला 31 मार्च भी बीच में आ रहा, उसकी भी आपने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेके रख ली, आपने कैश वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं किया, उसमें आपके पास डिनोमिनेशन नहीं है कैश कि 500 के नोट कितने थे और 1000 के कितने थे। उस वक्त तो 500 और 1000 के ही थे। ये ना करना कि आज की डेट में जाके मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बनवाओ तो पता लगे 2000 के नोट लिखवा दिए उसमें, वेरीफाई किए थे। क्योंकि 8/4/2016 से पहले तो 500 और 1000 के नोट थे, 2000 का कोई नोट नहीं था। कभी कभार जब बैक डेटिंग होती तो क्या गलती होती है कि मैं लिख दूं भाई कैश डिनोमिनेशन में कि 2000 का नोट वेरीफाई किया मैंने और कैश इन हैंड उतना ही बना दूं, तो फिर फंस गया मैं, ना इधर का ना उधर का। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर मैंने 31 मार्च 2016 को कैश इन हैंड किया था वेरीफाई, और वो भी वाकई में 50 लाख के आसपास था, तो उस वक्त उसकी डिनोमिनेशन क्या थी? सिर्फ मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया कैश इन हैंड और मैंने मान लिया? अरे एक तरफ तो उसका बैंक लोन चल रहा है, कैश क्रेडिट लिमिट चल रही है 1.5 करोड़ की, और 50 लाख रुपया वो अपने बैंक अपने कैश इन हैंड रख के बैठा। बहुत ही इंटेलिजेंट है यार। वहां पे दिए जा रहा 12% इंटरेस्ट और कैश इन हैंड आइडल रख के अपने जेब में बैठा। इसमें ऑडिटर बचता नहीं है, गुरुजी, ये आपको बता सकता हूँ। आपको एक मेल आई है करोलबाग सीपी स्टडी सर्कल के, लेटर की अप्रूव हो गया है वो। आप राजेश जी अप्रूव करवा लेना बाद में। चलो सॉरी सॉरी सर, सॉरी ना आप अपना काम कर रहे हैं, कोई बात सॉरी सर, अप्रूव्ड है सर, अप्रूव्ड है। नहीं। आपके मैं नाम से ही अप्रूव हो जाता है सर, कोई टच भी नहीं नहीं करता। नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भाई किसी भी सूरत में जब कभी आप कैश मोटा दिखे तो उसको वेरीफाई करके उसके डिनोमिनेशन जरूर वेरीफाई करो, और ये भी जरूर वेरीफाई कर लो कि इसने कहीं लोन तो नहीं ले रखा। अगर लोन ले रखा तो उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लो कि भाई अगर तूने लोन ले रखा था तो कैश इन हैंड तेरे पास क्या कर रहा था, तो फिर तुमने लोन में क्यों नहीं रीपे कर दिया? ये एक और बता देता हूं आपको, ये जितने आपके राइट शेलर्स हैं, ये राइट शेलर्स बड़े मजेदार वाला केस। हम सब टैक्स ऑडिट करते हैं, और टैक्स ऑडिट भी पार्टनरशिप फर्म्स का तो 3CB में करते हैं, हमें मालूम है ना। 3CB तो मालूम है सबको क्या है। 3CB में मैं ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करता हूँ। 3CA तो मैं कहता हूँ ऑडिट किसी ने किया, टैक्स ऑडिट सिर्फ मैं कर रहा हूँ, परंतु उसमें भी फंसता हूँ इसमें, क्योंकि बात करने जा रहा हूँ। किसी सहवान ने क्या किया है, हमारे कुछ सहवान हैं, एक पर्टिकुलर जगह है हमारी, आप GT करनाल रोड पे जाएं तो वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया आता है जहाँ पे राइट शेलर ही राइट शेलर है, और वहां पे 2-3 ऑडिटर हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा। और उन्होंने क्या कर रखा है कि जितने अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जो ट्रेड पेबल्स होते हैं, जो कि पार्टीज की करंट लायबिलिटीज होती हैं, उन ट्रेड पेबल्स को उठा के अनसिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर कर देते हैं 31 मार्च को। क्योंकि अगर ट्रेड पेबल्स में वो पड़ा रहे तो उसकी DP नहीं निकलेगी, और ऑडिट कर दिया आपने उसको ट्रेड पेबल से निकाल के, सपोज कीजिए 5 करोड़ के ट्रेड पेबल थे,
और आप दिखा सकते थे 2 करोड़ के, आपने 3 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन दिखा दिए। अब एक क्वेश्चन मेरे 3CD में है, यहां तो आपने दिखा दिया, चलिए मैंने उसकी बात से आता हूं, उसके बाद में आता हूं। एक 3CD में क्वेश्चन है कि जो लोन्स आपने एक्सेप्ट किए हैं या जो वापस किए हैं, उनमें कोई ऐसा लोन है जो कि आपने अकाउंट पे ही चेक से लिया ना हो या दिया ना हो वापस? वहां पे आप लिखते हो नील। भाई लोन तो आपने लिया हुआ, इस साल में लोन आया है, ट्रेड पेबल में से आपने ट्रांसफर किया अनसिक्योर्ड लोन, 3 करोड़ के आपने अनसिक्योर्ड लोन क्रिएट कर दिए हैं। वो 3 करोड़ के अकाउंट पे चेक से तो आए नहीं, और अगर वो लोन अनसिक्योर्ड चेक से अगर अकाउंट पे चेक से नहीं आए तो 3CD में वो रिपोर्ट होने चाहिए कि भाई अकाउंट पे चेक से नहीं आए 3 करोड़ के लोन। वहां पे आप क्या लिख रहे हैं? नील। क्योंकि वहां पे अगर आप लिख देंगे कि अकाउंट पे चेक से नहीं आएंगे तो वो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर वैसे कंपनी को इधर उधर कर देगा, जो उसकी पेनल्टी लगानी, प्रोसिक्यूशन करनी वो कर देगा। यहाँ पे आपने क्या किया? आपने अनसिक्योर्ड लोन दिखा दिया। अब इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत ये आ रही, पहली बात तो डॉक्यूमेंट क्या आपके पास कि भाई लोन आए या नहीं आए? ऑडिट एविडेंस क्या है? पार्टी की किसी की कंफर्मेशन है जिसने आपको अनसिक्योर्ड लोन दिया? कोई कंफर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि जिसने मेरे को माल सप्लाई किया वो ये थोड़ी ना लिख के दे देगा कि मैंने इसको लोन दिया। मैंने अगर SA 505 कंप्लाई करके एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाई होती तो मुझे पता लग जाता कि उसका क्या बैलेंस है, ट्रेड पेबल का बैलेंस है या अनसिक्योर्ड लोन का बैलेंस है। दोनों के दोनों स्टैंडर्ड विशिएट हो गए। ऑडिट एविडेंस मेरे पास कुछ है नहीं कि मैंने, उस पार्टी ने मुझे ये कंसेंट दे दिया कि हाँ जी मेरा ये पैसा जो है मैं 3 साल में लूंगा, इमीडिएट नहीं लूंगा। किसी पार्टी की कोई कंसेंट नहीं है, तो मैं कर कैसे सकता था? तो इसमें हुआ क्या, मैं तो ऐसे 240 में भी अटक गया आके विद रिगार्ड टू फ्रॉड्स। मैं स्टम्बल कर रहा हूं किसी इंफॉर्मेशन पे, मैं गिर रहा हूं किसी इंफॉर्मेशन पे, मेरा पैर टकरा गया जाके किसी इंफॉर्मेशन से जो कि मुझे ये बता रही कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ये ठीक नहीं है, इसमें किसी तरीके का फ्रॉड है। और फ्रॉड सिर्फ सरकार के साथ ही नहीं होता, बैंकर के साथ भी हो सकता, किसी क्रेडिटर के साथ भी हो सकता, किसी शेयर होल्डर के साथ हो सकता, किसी एम्प्लॉय के साथ हो सकता, किसी के साथ भी हो सकता है फ्रॉड। तो ये फ्रॉड किसके साथ हो रहा है? बैंकर के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप DP दिखाना चाहते हो। तो आपने क्या पॉइंट आउट किया? आपने ये निकाला कि भाई इनकी DP नहीं निकलती थी, इसलिए हमने इन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया अनसिक्योर्ड लोन में। और मैं ये कहूंगा कि करवाते ही हमें, तो फिर हम बोलेंगे कैसे? क्योंकि ये जो करवाया है वहां पे एक ट्रेंड बना है पूरी इस बेल्ट के ऊपर कि 2 या 3 ऑडिटर हैं, और उसमें भी 2 ही ऑडिटर हैं जो यही काम करवाते हैं सिर्फ। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। जिस दिन इसका ब्लास्ट होगा उस दिन ना तो ऑडिटर बचेगा और ना कंपनीज बचेंगी। दुर्भाग्य है ये इस प्रोफेशन का कि मैं जो चीज मेरा ट्रेड पेबल है उसको अनसिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर करवाता हूं, मैं अबेटमेंट में फंस जाऊंगा फ्रॉड की। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड कंपनी नहीं कर रही, मैं करवा रहा हूं। क्योंकि मैंने वो ऑडिट एविडेंस लिया ही नहीं, मैंने वो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लिया जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि ये अनसिक्योर्ड लोन आया भी था। तो उसका मतलब क्या हुआ? मैंने अबेट किया या नहीं किया, उसको मदद की या नहीं की इस फ्रॉड को करने में? अभी किसी ने अबेटमेंट का हम पे केस किया नहीं, और जिस दिन करेगा हम बचेंगे नहीं इन केसेस में। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे 240 भी गया, ऐसे 505 भी गया, और ऐसे बाकी जितने भी हैं वो 501 भी गया, सारे ऐसे मेरे ताक पे रख दिए। तो भाई किस लिए? एक क्लाइंट के लिए जिसने मुझे 5,000 रुपया फीस देनी है उसके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप देखिए इसको कि आपने क्या करना है इन केसेस के अंदर। पर ये आपको बता सकता हूं, वी आर प्लेइंग विद फायर, एब्सोल्यूट फायर। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। एक मेरा स्टैंडर्ड है ऑन ऑडिटिंग SA 520 जो डील करता है विद द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स को डील करता तो ये क्या डील कर रहा?
ये कहता है कि हमेशा आप सब्सटेंटिव चेकिंग नहीं कर सकते ना सब चीज की, हर चीज को आप ट्रांजैक्शनल ऑडिट नहीं कर सकते हो। अगर आपकी टर्नओवर बढ़ी, सपोज कीजिए 20% बढ़ी, 30% बढ़ी, 40% बढ़ी, तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपने लगाओगे। एनालिटिक प्रोसीजर्स का मतलब ये आप रेशियोज में भी जा सकते हो। अगर आपके डेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, डेटर्स एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है। डेटर्स के अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, पिछले साल तो मेरे 45 दिन के डेटर्स थे, इस बार 65 दिन के डेटर्स हो गए, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई ये डेटर्स बढ़ क्यों गए। जब मैं ब्रांच ऑडिट पे जाता हूं तो मेरा सबसे पहला एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है कि पिछले साल डिपॉजिट कितना था, इस साल डिपॉजिट कितना है, पिछले साल इंटरेस्ट कितना था, इस साल इंटरेस्ट कितना है, व्हाट इज द एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यूरिंग दिस ईयर एंड व्हाट वाज द एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यूरिंग। फायदा होता है कि अगर मैं सपोज कीजिए वेरिएशन ज्यादा आए, अगर पिछले साल मेरा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सपोज कीजिए वर्कआउट होता था 5.5% और इस बार वर्कआउट हो रहा है 6.5%, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये बताओ कि तुमने क्या इस बार एवरेज अपना जो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट वो बढ़ाया है क्या, या ये है कि इस बार सेविंग बैंक आपके पास कम हो गया, करंट अकाउंट आपके पास कम हो गए और फिक्स डिपॉजिट ज्यादा हो गए। आई डू दैट एनालिसिस। मैं इस हर चीज को ट्रांजैक्शन ऑडिट नहीं कर सकता ना कि एक एक ट्रांजैक्शन लेके चेक करूंगा। मैंने ये देखा कि ओवरऑल डिपॉजिट कितना था, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना था, इस साल ओवरऑल डिपॉजिट कितना, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना। अगर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो मैं थोड़ी सी तसल्ली होती है, परंतु उसके बाद मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि भाई इस साल क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हुआ, अगर हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, बढ़ा या घटा कुछ भी हुआ हो। और फिर मैं पूछता हूँ कि आपका जो एवरेज वो है डिपॉजिट, उसमें फिक्स डिपॉजिट की परसेंटेज पिछली बार कितनी थी, करंट अकाउंट की कितनी थी, सेविंग बैंक अकाउंट की कितनी थी, वो कंपोजिशन लेके फिर देखता हूँ कि इस साल में कितना है वो कंपोजिशन। और अगर वो कंपोजिशन मोर और लेस बराबर है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बराबर आएगा, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बराबर आएगा। सिमिलरली मैं एडवांसेस में करता हूँ कि पिछली बार एडवांसेस कितने थे, इस बार एडवांसेस कितने हैं, पिछली बार मेरी इंटरेस्ट इनकम कितनी थी, इस बार इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इस बार मेरी एवरेज यील्ड क्या आई, पिछले साल मेरी एवरेज यील्ड क्या थी। और अगर मेरी एवरेज यील्ड में फर्क ज्यादा नजर आ रहा है, अगर मेरी एवरेज यील्ड में फर्क ज्यादा नजर आ रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अगर एवरेज यील्ड नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी एवरेज यील्ड गिर जाती है तो फिर मैं ये देखता हूँ कि भी इस बार क्या एनपीए बहुत बढ़ गए जिसके वजह से मेरे को इंटरेस्ट इनकम अक्रू नहीं हुई, या किन्हीं अकाउंट्स के ऊपर मैंने इंटरेस्ट रेट घटा दिया या नहीं घटाया। द प्रॉब्लम इज ये एसए 520 मुझे अप्लाई करना है, करता हूं या नहीं करता हूं इस बात के ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, करता नहीं हूं मैं, अनफॉर्चुनेटली करता नहीं हूं। मैं सीधा का सीधा ऑडिट में चला जाता हूं, ट्रांजैक्शन ऑडिट में। जब तक मैं एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगाऊंगा तब तक मैं एक अच्छा ऑडिट कर नहीं पाऊंगा, ये मैं आपको बता सकता हूं अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अभी तक मैंने जितना बोला है, अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं तो राजेश जी वो क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि जो मेन स्टैंडर्ड हैं जो मैं रोज में यूज करता हूं उसके ऊपर मैंने चर्चा करने की कोशिश की है, जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मैं डेली लाइफ में यूज करता हूं। अगर इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लाइक नो टू। क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन एट ऑल। नहीं, क्वेश्चन तो आप मेंबर से पूछो ना कि वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या नहीं पूछना अभी तक सर कोई आया नहीं, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लोग रेज कर देते। पूछ लीजिए, किसी ने रेज हैंड करना तो हैंड रेज करना। I request all the attendee kindly, if there is any question in your mind, please put your question in question answer box or raise your hand if you want to talk directly to राजेश जी। तीन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज करवाइए क्वेश्चन, करवाइए। जी सर, जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ।
ये संतोष स्पीकर का ये स्पीकर का संतोष कनोडिया जी हैं, आप बात करिए सर। कनोडिया जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कनोडिया जी, अच्छा कनोडिया जी प्लीज, नहीं वो बाई मिस्टेक ही इन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं। दर्शिका ठक्कर जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। दर्शिका जी, नहीं सर बाई मिस्टेक इन्होंने रेज की है। सर प्लीज कंटिन्यू, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सर। कोई सर सर मैं आपका इतना पूछना डेलीब्रेशन नहीं, अपने आप में थोड़ा सा डिटेल्ड है। हाँ हाँ जी हाँ जी I ask you one question out of all this. हाँ You जी। have brought before us a very shocking state of affair of the what is practice in the what is happening. मतलब इस तरह की अगर सिचुएशन है ये साढ़े मेंबर्स, मैं ये कहना चाहना कि क्या मतलब वो कैजुअलनेस है या उन्होंने एजुकेशन की जरूरत है कि भाई प्रैक्टिकलिटी उन्होंने बिल्कुल पता ही नहीं है का। पता करना नहीं चाहते सर। It means casualness. हाँ, पता नहीं करना चाहते। मुश्किल ये है, मैं you see I will be blunt and I will be frank, that has been my nature all my life. I cannot change it at the age of 69. We have not learned to say no to the client. That's the problem. If we had learned to say no to the client, in that case, a client coming at 5:30 on 30th September, his return cannot be filed. That is the casual approach. I personally feel the kind of tax audit which is required, the kind of questions which are being asked, unless he comes at least 10 days before, I cannot conduct his tax audit. Absolutely right. I cannot. But I keep on conducting the tax audit even of a client who comes at 5:30 in the evening on 30th September. Then what to say? Can I get external confirmations on 30th? Impossible. Can I get audit evidence on 30th? The answer is no. Why 30 days? When there is not a sufficient gap? That is premises in that case. He is coming to my office. That is the problem. So I think this profession, unless learns to say no to a client, this profession will find it very, very challenging in the times to come. मैं यही गल नूं थोड़ा जिहा अगे वधा रहा हां कि तुसी you are at the almost at the hem of the affairs, तुसी सारी चीज नूं you have seen from the top कि मतलब साडे प्रोफेशन दी इमेज कितनी टार्निश हो रही है, कितना ਅਸੀਂ थल्ले जांदे जा रहे हैं। Sir, I will like to say that not everyone is responsible for it, but yes, certain people are responsible for it, but and that number has increased over the years. That's the worst part of it. My humble suggestion to everyone, hath jod ke main ekko appeal kar sakta sab nu. I can appeal to everybody कि please do your job sincerely, diligently. Once having accepted the job at a particular fee, I cannot say that fees is low, that is why I am not performing. Our problem is we accept the any kind of fee. अभी कुछ ग्रुप्स में चल रहा था 3-4 रोज पहले कि कुछ लोगों ने कुछ स्कूल्स का ऑडिट लिया है, किसी कोऑपरेटिव ब्रांच का, पता नहीं किसका ऑडिट लिया, जिसमें पर ब्रांच या पर स्कूल जो है वो पर एनम की फीस 3,200 या 3,400 बन रही है, बट टोटल फीस अच्छी बन गई है वो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने अपने हस्ताक्षर कितनी जगह दिए और मैंने अपनी लायबिलिटी कितनी जगह क्रिएट की है। सो आई थिंक समवेयर और द अदर वी हैव टू लर्न कि भाई हमें ना करनी आनी चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि मैं जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी मीट नहीं करता मैं वो भी क्लाइंट एक्सेप्ट करूं, उसके बाद फिर मैं करता क्या हूं, उसके बाद मैं जो मेंबर्स आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇशंस और ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
They can take the other action also. Let's be very clear about it. So let's be very clear on one particular part. If I am living in a fool's paradise, that nobody is going to act against me, I think those days are gone. वो चलता वाला दिन चले गए यार. I think जब चले गए तो चले गए. Now let's again wake up and do something which is more constructive, and let's actually build this nation. Let's do something positive to build this nation. I think we need a more consensus and a kind of education platform. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ members with those who are at the non-metro cities ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ my kind of observation and experience फीस हल्ले भी दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं सर. वो ਜਿਹੜੀ फीस हल्ले भी इसी तरह की है, then they are bound to accept that because उन्हें कोई और बाया मीडियंस नहीं है के. Let me come back to these two questions. Singhal ji का है. अपनी सर फोटो रोटेट कर लो सर. I will. हैं? अपनी फोटो रोटेट कर लो सर. अपनी फोटो रोटेट कर लो. Now it's okay. Now it's okay. एक क्वेश्चन है सचिन सिंघल जी का. हेलो. हाँ जी सर. हाँ जी आ रहा हूँ मैं. आई एम रिप्लाइंग टू योर. अब समझ आ रहा है. एक क्वेश्चन है सचिन सिंघल जी का. उनका ये कहना है कि वेदर a tax auditor or statutory auditor can represent the case in income tax. Hello, am I audible? Haan ji sir, please can continue. The case is what Sachin has asked is a very relevant question. The same question was asked to me by Mr. Atam Prakash Saria ji in the morning, that whether a statutory auditor or a tax auditor can represent the case before the income tax authority. He can do it. Nobody stops him to do it. Under the code of ethics also he can do it. Let's be very clear about it. The only thing that I've been saying all these years is that he has to be very careful on one particular aspect. Number one, the present code of ethics says that you should think of it whether it will lead to any conflict of interest or not. And you see, the new code of conduct is beautiful in one way. It says what are your risks, and then it says if you are able to mitigate that risk, fine. One of the risks is the conflict of interest basically. So if you feel that there is no conflict of interest, मैं tax में represent कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है tax में represent करने की. Let's be clear so far as that part is concerned. The only thing that I will like to tell you, and there is a decided case on it. Suppose you appear before the income tax authorities in a case, and when appearing, the income tax officer says that your rate of GP, your gross profit rate is low, and he makes you agree to that on the note sheet. फिर आप फंस गए साहब. ये आपको बता सकता हूँ. अगर आप किसी एडिशन को खुद एग्री करके आ गए ना और नोट शीट पे आप साइन कराए, फिर यू आर इन अ डेंजर. द रीजन बीइंग, आप ही ने वो टैक्स ऑडिट किया या आप ही ने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया, और आप ही उस एडिशन के ऊपर एग्री करके आ रहे हैं कि जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज लो और देयर आर अनवर्क्ड एक्सपेंसेस. तो भाई फिर आपने ऑडिट क्या किया था? आफ्टर ऑल व्हेन यू डू द ऑडिट, यू डू द स्टॉक वैल्यूएशन, यू डू द इन्वेंट्री वेरिफिकेशन. अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ठीक थी तो फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लो नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, और अगर आपकी ऑडिटिंग वैसे ठीक थी तो फिर अनवर्क्ड एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए सब्सटेंशियल. तो कभी भी जब आप टैक्स रिप्रेजेंटेशन में जाएं, under no circumstances, this is my humble appeal to you all, never ever agree to addition on the note sheet. If at all the client wants to agree on the note sheet, let him agree, let him sign the note sheet, but you should not sign that note sheet on which the addition is being agreed to. दूसरा, जो कोड ऑफ एथिक्स इस वक्त ज्यादा दबाव दे रहा है वो ये कह रहा है कि क्या आपको अपील का काम करना चाहिए उन केसेस में जहां पे कि आप ऑडिटर हो. ये बड़ा एक अहम विषय है. इसमें भी वही बात आ रही है जो मैं अब आपको कहने जा रहा हूं, जो मैंने पहले आपसे कही है. वहां पे वो ये कह रहा है कि सपोज कीजिए आप ही ऑडिटर हैं और आप उसकी अपील करते हैं.
आपने टैक्स का रिप्रेजेंटेशन का काम किया हुआ, टैक्स रिप्रेजेंटेशन के काम में कोई एडिशन हुए, आप अपील में चले गए, अपील में वो सस्टेन हो गया, तो रिफ्लेक्शन किस पे? रिफ्लेक्शन तो आप पे एज एन ऑडिटर। तो वो ये कह रहा है कि भाई जब कभी भी अपीलेट वर्क आपके पास आता है जिसके आप ऑडिटर हो, तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके के एडिशन हुए। अगर तो लॉ का पॉइंट है ना, लॉ के पॉइंट पे देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। आपके पास 4 केस हैं, वो एक केस के ऊपर एग्री करता है, 3 केस आपके अगेंस्ट हैं, कोई 3 केस आपके फेवर में थे पर वो आपके केस को मानता नहीं, जो चौथा केस वो उसने चौथा केस कोई कोर्ट करके कहा जी मैं आपका 3 केस नहीं मानता। अगर पॉइंट लॉ का है then you can contest it, but अगर पॉइंट फैक्ट्स का है then you have a problem basically। वो कह रहा है जी ये कैश क्रेडिट जो है ये कैश क्रेडिट जेन्युइन नहीं है, और आपके पास किसी कैश क्रेडिटर की कोई कंफर्मेशन नहीं है, और आप टैक्स रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं या आप टैक्स अपील में हैं, तो फिर आप एक रिस्क रन कर रहे हैं, जो रिस्क को आपको अवॉइड करना चाहिए इन रिप्रेजेंटिंग भी। बाकी आप पे कोई कोड ऑफ इथिक्स में बार नहीं है कि आप टैक्स के काम में किसी तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या आप एपिलेट वर्क नहीं करेंगे। वो कहता है रिस्क को आप असेस कर लो, और आप रिस्क को अगर मिटिगेट कर सकते हो तो रिस्क को मिटिगेट कर लो, और अगर आपने मिटिगेट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज गो अहेड। मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि अगर लॉ का पॉइंट इंटरप्रिटेशन का है तो गो एंड अपील, डू दी वर्क, और अगर नॉर्मल कोर्स में भी टैक्स रिप्रेजेंटेशन करनी है तो करिए टैक्स रिप्रेजेंटेशन, परंतु कभी भी किसी एडिशन के ऊपर जाके किसी भी सूरत में एडिशन पे एग्री मत करके आइएगा। अगर आप एग्री कर गए तो यू कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेट्स बी क्लियर सो फार एज दैट पॉइंट इज कंसर्न। और सरिया साहब का कोई क्वेश्चन था, सरिया साहब का क्वेश्चन अगर आप दोबारा दिखा दें मुझे तो आई विल लाइक टू सी दैट। मैं सर पढ़ रहा हूँ। पढ़ सरिया दीजिए। साहब पूछ रहे हैं व्हाट डॉक्यूमेंट और एविडेंस शुड बी टेकन फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन। देखिए, एक तो अगर उसकी प्रॉपर्टी अपनी है तो प्रॉपर्टी के कागज ले लीजिए, अगर उसकी टेनेंसी है तो टेनेंसी डीड होनी चाहिए ना उसके नाम में। और फिर मैं ये कहूंगा कि एक बार विजिट तो जरूर करके आए कि भाई वाकई में क्लाइंट वहां पे एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर आपने कभी उसका प्रीमाइसेस विजिट ही नहीं किया तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि साहब वो वहां पे नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा कि वो नहीं है वहां पे। क्लाइंट को अगर आपने विजिट नहीं किया, इट मींस यू हैव नॉट इवन एक्सरसाइज द ड्यू डिलिजेंस विद रिगार्ड टू नोइंग योर कस्टमर। भाई आफ्टर ऑल बैंक वाला भी कितने कागज लेता है उसके, आप ये देखिए जब अकाउंट ओपन करना होता है और फिर एक चिट्ठी भी डालता है उसको कि भी तुमने अकाउंट ओपन किया, उसकी ईमेल आईडी वगैरह पे वेरीफाई करने की कोशिश करता। तो ये सब चीजें हैं जो जरूरी है। सर एक हमारे हरि नारायण जी हैं, उनका दुख भी है कि भाई साहब एक प्राइवेट बैंक की स्टैट्यूटरी ऑडिट करते वक्त उन्होंने एनपीए के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगली बार उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। देखिए, कम से कम उनको ये रिस्क नहीं है कि उनको किसी डिसिप्लिनरी कमेटी का सामना करना पड़ेगा। मैं यही कह सकता हूँ, काम किसी ना किसी सीए के पास ही गया होगा, नॉन सीए के पास तो गया नहीं होगा। ये रिस्क तो हमेशा हमें उठाना ही पड़ेगा यार, जीवन में हम उठाते आए हैं आज तक, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाए। और ये भी इनको बता सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके काम से ना खुश होते तो कई व्यक्ति आपके काम से खुश भी होते हैं, ये भी आपको बता सकता हूं। हर व्यक्ति का एक ब्रांड है और उस ब्रांड की वैल्यू कोई करता है कोई नहीं करता है, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। तो आप जो आप समझते हैं, मुझे अभी तक कमल गुप्ता जी का एक सेंटेंस याद है और वो सेंटेंस मैं कभी भूलूंगा नहीं अपनी जिंदगी के अंदर। मैंने किसी अकाउंट्स पे डिस्क्लेमर देना था और मैं डॉक्टर कमल गुप्ता के पास गया। मैं उस वक्त बहुत छोटे लेवल पे था, मतलब कि आई वाज नॉट इवन इन द रीजनल काउंसिल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉरगेट अबाउट द अदर पार्ट ऑफ इट। और मैंने डॉक्टर कमल गुप्ता से कहा कि सर मेरा ये मानना है। कहने लगे आप करिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि साहब वो ऑडिट, कहने लगे ऐसा है कि अगर आप एक दिया जलाना चाह रहे हो तो दिया लेके चलते रहो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग आंधी आए बुझ जाएगा तो बुझ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप उसको जला के रख सके तो इट विल बी अ ग्रेट क्रेडिट टू यू। तो मैं हरिराम से यही निवेदन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा और कोई निवेदन नहीं कर सकता। सर एक क्वेश्चन है, संगीता जी मैडम है, मैडम संगीता जी पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी पूछिए।
सर हमारे पास क्या होता है कि लोन लेने के लिए ना पार्टीज आती हैं कि वो जो है सीए के टेस्टेड मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। क्यों, तुम क्या मानते हैं? लोन लेने के लिए या वीजा के लिए सीए सर्टिफाई करके दे उनके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, एफडीआर एंड बिल्कुल नहीं करेंगे आप, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको क्या हाँ, तो मालूम वो है हमने प्रॉपर्टी उन्हें मना एग्जिस्ट कर करती है दिया। नहीं करती? ठीक तो है, वो कह रहे हैं कि हमें सर्कुलर बताओ कि आप क्यों मना कर रहे हो। क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता ना किसी चीज को, मेरे पास ऑडिट एविडेंस ही नहीं है उस चीज का। मुझे क्या पता कि उसकी वैल्यू कितनी है? वो आपसे नेटवर्थ भी मांगता फिर, तो मेरी हाँ जी नेटवर्थ हो, मुझे क्या पता उसकी वैल्यू कितनी है? सर, हाउ डू आई नेटवर्क के नो? लिए तो वो कहता है कि आप सर्कल रेट ले लो। है किसका? सर्कल रेट ले लो, सर्कल रेट तो मुझे सर क्या पता ऑनलाइन कि दिखते हैं। मुझे क्या पता प्रॉपर्टी जेन्युइन है? भाई टाइटल सर्च रिपोर्ट करवा के लाओ किसी वकील से, मैं दे दूंगी, कोई वो दिक्कत नहीं बात है। लेकिन जो बैंक है ना वो कहता है कि सीए का सर्टिफिकेट लाओ। ये मेरा कहना टाइटल, ये है कि कोई मैं सर्कुलर आपसे ऐसा मैं है कि आप- हम उन्हें दे दें। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो उसको सुन लीजिए। अगर वो कह रहा है मेरी बिल्डिंग वेरीफाई करके दो, मैं कहता हूँ आज की डेट में टाइटल सर्च रिपोर्ट ले आओ कि भाई किसी एडवोकेट से, ठीक ठाक एडवोकेट से जो बैंक के एम्पैनलमेंट में हो, कि भाई ये प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम में, किसी और के नाम में नहीं है। हाँ जी उसके और वैल्यूएशन किसी से ले आओ। आप सर्कल रेट की बात करो, सर्कल रेट पे आप वैल्यू कर दो, हाँ जी वहां तक तो मैं कर सकता हूँ। परंतु मुझे वो वकील का जो टाइटल सर्च रिपोर्ट है अपने यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये ध्यान कर लीजिए। अपने ऑडिट एविडेंस में रखना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन में लेना पड़ेगा। अगर ठीक है। आपने अगर वो वेरीफाई नहीं करवाया तो आप कैसे करेंगे? देन यू कांट डू इट। तो अगर हमारे को वो पूरी वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दे और ओरिजिनल एफडीआर की कॉपीज दे दे तो हम कर सकते हैं। ओरिजिनल किसकी? एफडीआर एंड ऑल मैं कह दैट रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट। ऐसा है, एफडीआर ओरिजिनल आपके पास है, आपको दिखा दी, और वो एनकैश उसको पहले करवा चुका, फिर क्या आपने कोई कंफर्मेशन लिया बैंक से जाके कि एफडीआर आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही? वो हमें बैंक की वो भी ला देता है कि आज का बैलेंस बैंक में ये है, ये तो आज की डेट आपने में लाया। कंफर्म करवाया है क्या? मेरा जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड है वो कहता है आपको इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन करवाना है, वो जो लाके देता है उस पर रिलाई नहीं करना, प्लीज। तो ऐसा सर कोई सर्कुलर है कि हम उन्हें बता दें कि सीए सर्टिफाई नहीं कर सकता। इसमें कोई सर्कुलर की जरूरत ही नहीं है, आपके स्टैंडर्ड्स आप देंगे ना। आपके जो स्टैंडर्ड अच्छा है, आपके एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहता है भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपके इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए, आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए। मैंने आपको सर्कल रेट पे एक बार भी नहीं कहा ना कि आप मत करिए वैल्यूएशन, मैंने कहा आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एट द सेम टाइम मुझे सबसे जरूरी है कि ये वेरीफाई करना कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम में आज की डेट में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। वो कैसे करूंगा? आज की डेट में किसी वकील की टाइटल सर्च रिपोर्ट ला के दे दे, मैं उसको रिकॉर्ड पे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर ये उमेश कुंती जी का क्वेश्चन हो गया, आपने ले लिया था सर? नहीं, उमेश कांत जी का नहीं लिया मैंने। अच्छा, उमेश कुंट जी पूछ रहे हैं, सर योर ओपिनियन ऑन ए केस वेयर वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनवाइटेड टेंडर फॉर ऑडिट वर्क एंड वन सीए फर्म फिल्ड ऑडिट फीस ऑफ ₹1 ओनली, saying we want to some charity work, the government department मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, 10/11 का रेजोल्यूशन है काउंसिल का, मैं प्रेसिडेंट था, आप दिखवा लीजिए, आरटीआई फाइल करवा लीजिए। हमने ये कहा था कि भाई सर आप म्यूटेड हो गए सर, अनम्यूट कर लो सर। सॉरी सर, आप कि आपने वेरिएबल कॉस्ट भी अगर मीट आउट नहीं कर रहे हो तो कैसे नहीं कर रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट तो कम से कम मीट आउट करोगे अपनी, बाकी कुछ ना भी करोगे। उसके बाद काउंसिल ने क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु मैं ये बता सकता हूँ 10/11 का मेरा रेजोल्यूशन काउंसिल का है इसके बारे में, कि जहां जहां पे एबनॉर्मली लो कोट हुआ है वहां पे हमें मंगवाना चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से, फर्म से ये पूछना चाहिए कि आपने ये कोटेशन कैसे दी अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी मीट नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सचिन जी का है, सर इफ वी रिप्रेजेंट इन 143(3) केस कैन बी चार्ज फीस मोर देन स्टैट्यूटरी और टैक्स ऑडिट फीस, इज देयर एनी वायोलेशन? कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक क्योंकि है। टैक्स ऑडिट टैक्स के ऊपर ये लागू नहीं है आज की डेट में। ओके ओके, नाउ नो क्वेश्चन सर। सर एक चीज है, ये कैश इन हैंड वाला जो आप डिस्कस कर रहे थे, कईयों में कैश इन हैंड जैसे 5 लाख रुपए आता है, उनसे सर्टिफिकेट ले लिया 31 मार्च को, उसने वेरीफाई करा और डिनोमिनेशन भी लिखवा लें, और खुद वेरीफाई 31 मार्च को तो हो नहीं पाता हर एक किसी का भी।
इस मार्च को नहीं हो पाता, आपने सपोज कीजिए मई में किया, वर्क बैकवर्ड कर लीजिए ना कि वाकई में कैश इन हैंड था या नहीं था। अच्छा, मई में फिर उसका क्या करना चाहिए? पड़ेगा ना, जब भी आप ऑडिट करोगे उस वक्त करना पड़ेगा, देन यू हैव टू वर्क बैकवर्ड। तो उसका क्या रिकॉर्ड रखे सर? एक सर्टिफिकेट बनवा के उससे साइन करा के रख ले कि ये वेरीफाई करा है। साइन होना बहुत जरूरी है, पार्टी के साइन होना बहुत जरूरी है। आपके तो साइन होंगे ही होंगे, पर पार्टी के साइन होना बहुत जरूरी है। नहीं, हमारे मतलब नहीं भी वो तो आपने तो बाद में कर लिए उनसे, पार्टी से वो वाला सर्टिफिकेट, एक तो 31 मार्च का और एक बाद का, तो 2 सर्टिफिकेट बनवा लें। दो सर्टिफिकेट बनेंगे। एक जिस दिन बैलेंस शीट से जब ऑडिट समझ लो शुरू किया उस दिन का एक सर्टिफिकेट और एक पहले का। ये तो इंस्टीट्यूट ने भी आपको गाइडेंस अभी पीछे ही दी है कि जब कोविड के पीरियड में आप 31 मार्च में इन्वेंट्री भी वेरीफाई करने नहीं जा सके थे, तो इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि जब आप ऑडिट करने जाएं तो कोई जो मेजर आइटम्स हैं उनकी इन्वेंट्री वेरीफाई कर लें, फिर उसको वर्क बैकवर्ड कर लें कि वाकई में वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। ये तो कहा ही है आपसे, ये तो क्लियर गाइडेंस है इंस्टीट्यूट की, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है सर। दीपक बरिया जी आस्किंग, Deepak Bareja is asking, हाँ जी, Big Four audit coming to small audit firm. Obviously, the audit fees is lower than them. accept it. You can accept it. Okay. Next question, Chandramohan Rana आपको ji. एक बात बता दूं, अब इनको एक बात बता दूं कि quoting lower fee or accepting the audit at a lower fee is no more a professional misconduct. Okay. और शायद यही एक कारण था कि अगर बड़ी फर्म से छोटी फर्म की तरफ क्लाइंट ने आना है तो वो तभी आएगा जब उसको थोड़ी सी फीस में राहत मिलेगी। और उससे पहले भी एक केस था, डिसाइडेड केस है इंस्टीट्यूट का, जिसमें एक किसी व्यक्ति ने लोअर फीस कोट करके एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसने ये प्रूव किया कि साहब मेरे ओवरहेड्स इसके ओवरहेड से बहुत कम है, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई लॉस नहीं है इसके अंदर, तो ठीक है, परंतु 1 रुपए वाले में तो लॉस होगा। अभी और कोई क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमोहन राणा जी आस्किंग, कैन ए सीए साइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट नहीं साइन कर सकते आप, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने साइन की है तो उसमें एक बात है, बकायदा स्टैंडर्ड है, उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस कि ये assumptions किसकी हैं, presumptions किसकी हैं। Why do you want to take a risk? assumptions तो होंगी मैनेजमेंट की कि हमारी टर्नओवर इतनी हो जाएगी, और आप उसको वेरीफाई तक नहीं कर सकते किसी assumption को, तो फिर क्या होगा? सपोज कीजिए आज की डेट में कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो इतनी कारें बेच लूंगा और कारों की मार्केट डाउन हो रही हो, तो फिर आप क्या करोगे? वो नहीं, आप जितना अपने आप को संभाल के चल सकते हो उतना संभाल के चल रहे हो। अगर आपने वो साइन करनी है तो आप ये साइन कर दीजिए कि उसमें जितनी एजम्पशन है, एजम्पशन देखिए मैनेजमेंट की है, मेरी नहीं है, और ये लिखिए कि ये जरूरी नहीं है कि ये मैनेजमेंट की रिप्रेजेंट जो एजम्पशन हैं वो ये ठीक ही है। बेसिकली आप जितने उसमें डिस्क्लेमर डाल सकते हैं उतने डिस्क्लेमर डाल दीजिए, मतलब कि अपने पे रिस्क लेके, उसमें कोई ट्रू एंड फेयर व्यू वाली बात नहीं है। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, Ashok Maheshwari ji asking, can we certify provisional financial figure of client to be submitted to bank? प्रोविजनल कुछ होता ही नहीं है। व्हाट इज प्रोविजनल बैलेंस शीट? व्हाट इज प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? देयर इज नथिंग लाइक प्रोविजनल। अरे जिस वक्त आप इवन कंपाइल्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हो, ठीक है, विच इज गवर्न्ड बाय SRS 4410, ठीक है, Standard on Related Services है 4410 with regard to compiled compilation of engagements। वो भी ये कहता है कि अगर आप इवन कंपाइल करते हो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस देखें या ना देखें, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सी इज कि जो कंपनी ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ने, जो एंटिटी ने एस्टिमेट्स लिए हैं वो बिल्कुल एब्सर्ड तो नहीं है। एब्सर्ड का मतलब ये है, एब्सर्ड का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कंप्यूटर्स को आपने कहा जी 10 साल में डेप्रिशिएट होंगे, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। आपने प्रोविजन डेप्रिसिएशन का डाला ही नहीं, ये नहीं हो सकता। आपका बिजली का बिल आता हर महीने का, सपोज कीजिए 50,000 रुपया, आपने डाल दिया 10,000 रुपया, ये नहीं हो सकता। वो कहता है आप एस्टिमेट जरूर देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस देखें या ना देखें, परंतु आप एस्टिमेट जरूर देखेंगे, और अगर एस्टिमेट्स एब्सर्ड हैं
रिडिकुलस है। इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल गो टू द मैनेजमेंट एंड से कि भाई इसको ठीक करो, और अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो आपको असाइनमेंट से विथड्रॉ करना है। आपने असाइनमेंट नहीं करनी आप, क्योंकि उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि द बुक्स द बैलेंस शीट इज डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब्जेक्ट टू डिसाइड दिस इज वैलिड, वो नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली वो ये कहता है जब कंपाइल्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करो तो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं आपको एक केस लॉ देता हूँ इसके ऊपर, बिना नाम दिए किसी का, हमारे चंडीगढ़ का ही केस है बेसिकली। उसमें किसी ने, बहुत पुराना केस है, बड़ी छोटी सी बैंक की लिमिट थी, उसने कैश इन एंड सपोज करो सर्टिफाई किया हो किसी का 5,45,000 रुपया, उसने किया बैंक बैलेंस सर्टिफाई 5,45,000, और उसने लिखा था कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस 5,45,000 रुपया। बैंक ने लोन दे दिया, छोटी सी लिमिट दी किसी की चीज की। बाद में पता लगा कि कैश इन हैंड तो था, बैंक बैलेंस तो था जो हार्डली 5,000, और बाकी सारा दिखा रखा था कैश इन हैंड। वो नहीं हो सकता, बिकॉज देन दैट बिकम्स मिसलीडिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि वो कैश इन हैंड कभी था ही नहीं। अगर 7 लाख की बैलेंस शीट हो और उसमें आप 5,50,000 रुपया कैश इन हैंड ही दिखा दोगे, और कंपाइल्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कैश इन हैंड का आपके पास सर्टिफिकेट तक नहीं है उसका, फिर दिक्कत वाला काम है। जैसे आप एविडेंस की बात कर रहे थे और सरिया साहब क्वेश्चन पूछ रहे थे एविडेंस का, ऑफ कोर्स हिज क्वेश्चन वाज डिफरेंट। कई बार लोग पूछते हैं जी जब कंपाइलेशन की एंगेजमेंट आती तो ऑडिट एविडेंस क्या? सबसे बड़ा ऑडिट एविडेंस है उसका ट्रायल बैलेंस, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। क्योंकि जब आपसे वो बैलेंस शीट बनवाने आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाने आता है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस तो कम से कम मैनेजमेंट खुद सर्टिफाई करके देगी, आपको नहीं करके देगी। और अगर उसने वो भी करके नहीं दिया हो तो आपके पास कोई ऑडिट एविडेंस है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट आई विल लाइक टू से। Next question, sir, Krishna Gupta ji. Presently, what is the minimum fee from company oblique group of total revenue of firm is 40% of firm? अभी कुछ नहीं है, अभी ये सब रिकमेंडेटरी है, अभी भी ये मैंडेटरी नहीं है। दिस इज ऑल रिकमेंडेटरी। Next question, sir, Sanjeev. ये सब रिकमेंडेटरी है, और मेरा ख्याल है अगले साल, ये तो इलेक्शन ईयर है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन ईयर में चेंज करेंगे तो फिर आप काफी कुछ चेंज कर देंगे, सीधी सी बात है। अब जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर ही होगा, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। Sir, next question, Sanjeev Kapoor ji asking. 40% की लिमिट है पर रिकमेंडेटरी। Next question, Sanjeev Kapoor ji asking, can we issue a net worth certificate based on unaudited financial and mention in the certificate that this net worth certificate is issued on unaudited financial? क्यों करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो यार, ये तो बताओ। वही बात है, आई एम ओनली ट्राइंग टू प्लीज और अपीज ए कस्टमर, नथिंग एल्स। आई डोंट वांट टू से नो। अनऑडिटेड के बेसिस पे लिख दूंगा, उसकी एक तो अपनी वैल्यू घटा रहा हूं, और दूसरी बात नेटवर्थ में क्या क्या आता है। कभी मैंने सोचा उसकी बिल्डिंग जो सामने वाली खड़ी है, उसकी बिल्डिंग की मुझे एग्जिस्टेंस पता। ऑडिटेड बैलेंस शीट, अनऑडिटेड बैलेंस शीट में आइटम क्या क्या है। अनऑडिटेड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री भी हो सकती है, अनऑडिटेड बैलेंस शीट में डेटर्स भी हो सकते हैं, अनऑडिटेड बैलेंस शीट में मेरी बिल्डिंग भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। मैंने उनको तो वेरीफाई किया नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ अनऑडिटेड बैलेंस शीट के बेसिस के ऊपर मैं नेटवर्थ का सर्टिफिकेट दे दूंगा। कैसे दे दूंगा भाई, मुझे ये पता ही नहीं कि बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सिर्फ अनऑडिटेड लिखने से काम नहीं बनेगा, आई हैव टू एंश्योर दैट इट एग्जिस्ट्स। और वो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं नेटवर्थ का सर्टिफिकेट दे दूंगा, क्योंकि उसने वीजा लेना है, वो तो बाहर भाग जाएगा देश से। और अगर कल कोई केस हुआ तो सीए फंसा पड़ा रहेगा यहाँ पे। तो भैया अपनी आपकी रिस्क एपिटाइट हो सकती है, मेरी रिस्क एपिटाइट तो है, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। ये तो हर आदमी की अपनी अपनी रिस्क एपिटाइट है, वेरी फ्रेंकली। ये जो मैंने केसेस आपको बताए भी हैं, इनमें लोगों की रिस्क एपिटाइट थी, उन्होंने वो काम किए। अगर रिस्क एपिटाइट नहीं होती तो वो काम नहीं करते, सिंपल सी बात है। परंतु मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती, हाथ जोड़ रहा हूँ, और वाकई में हाथ जोड़ रहा हूँ, और कहें तो कुछ और भी कर दूं, साष्टांग भी हो सकता हूँ, कि भाई कुछ प्रोफेशन को ना कहना सिखाओ कहीं पे।
कोई करता है, जिसको करने दो यार। व्हाई डू यू वांट टू डू इट? अगर हम 50 लोग ये ठान लें कि हम नहीं करेंगे और एक शहर में 60 लोग हों तो चल नहीं सकती दूसरे आदमी की गाड़ी। और 10 आदमी नहीं कर सकते वो 50 आदमियों का काम, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। परंतु हमें ना कहने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी, और अगर नहीं डालेंगे तो फिर जो होगा सो होगा। फिर ये केसेस आते रहेंगे, कभी सीबीआई से, कभी ईडी से, कभी बैंक से, कभी किसी और से। ये सब तरह के केसेस आ रहे हैं आजकल। कंकरेंट ऑडिट के खूब केसेस आ रहे हैं, धड़ल्ले से आ रहे हैं। ये बिल बोगस बिल्स हैं, एकोमोडेशन बिल्स हैं, और मेरे सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ है कि सिर्फ ट्रेड बिल्स डिस्काउंट होने हैं। मेरी टर्नओवर जस्टिफाई नहीं करती उतने एकोमोडेशन बिल्स, तो मैं एज ए कंकरेंट ऑडिटर क्या कर रहा हूँ? अगर उसकी टर्नओवर एक्स है और वो एक्स प्लस के एकोमोडेशन बिल ही डिस्काउंट करवाया जा रहा, अब आप ये मत कहिएगा कि बैंक वाला क्या कर रहा था। वो कहते हैं बैंक वाले को पकड़ना, इसीलिए तो आपको बिठाया हुआ उसके ऊपर। कंकरेंट ऑडिट क्यों दिया हुआ आपको? कि मैनेजर गलत काम ना करे, और अगर वो कर रहा तो आप रिपोर्ट करो। दैट इज द प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन है कि एनओसी लेने के लिए अभी एक इंस्टीट्यूट ने बाय मेल भी ऑथराइज कर दिया है सीएस को कि मैं तो ये कहता हूं आपको, आप भाई व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नोबडी कैन स्टॉप इट। आपको सिर्फ 2 नीले टिक दिखाने पड़ेंगे। ओके। और सर इसकी रिप्लाई की लिमिट क्या है उसकी प्रीवियस ऑडिटर की? बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपके पास क्लाइंट आया 30 सितंबर को और आपने 30 सितंबर को उसको मेल डाल दी कि भी मुझे शाम तक रिप्लाई करो, तो वो ठीक नहीं। अगर आपके पास क्लाइंट आया है 1 सितंबर को और आपने मेल डाल दी कि अगले 10 दिन में बता दो, नहीं तो आई विल गो अहेड, और नहीं आया उसका 10 तक तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 10-15 दिन तो दोगे ना दूसरे आदमी को रिस्पॉन्ड करने को। बिल्कुल। सरिया साहब भी आ गए हैं। सरिया साहब जी पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन सर। सरिया साहब। मैं बोल रहा हूँ, आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही। सरिया साहब आपकी आवाज क्यों नहीं आएगी, गूंजेगी। ठीक बात है। तो एड्रेस वाली बात में पूछ रहा था ना सर, उसके पीछे ग्राउंड थी कि 3 दिन पहले मेरे पास इन्वेस्टिगेशन से फोन आया है, एक अपने दोस्त है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये एक फर्म का मैं आपको बिल भेज रहा हूँ, मार्च 14 का था वो, और ये फर्म करोल ये जीटी का इस पे थी, सॉरी आपके न्यू रोहतक रोड। तो उसने बोला जी आपका ऑफिस करोल बाग है, तो आप ये वेरीफाई करके बताओ कि इस बिल्डिंग में ये ऑफिस है या नहीं है। तो मैंने अपना बंदा भेजा, तो ऑफिस तो वो क्या घर था किसी का, वो भी पुराना जर्जर हालत में। तो फिर मैंने उसको कहा, तो बोले जी मैंने यहाँ पे भेजा था, तो वो कह रहे जी इस तरह की फर्म कोई थी नहीं यहाँ पे कभी भी। बोले जी मेरे को तो उन्होंने लिख के भेजा। मैं बोले जी ओनर कौन है इसका बताओ, पूछ ले आप, तो मेरे को थोड़ी को ओनर बताएगा, तो इन्वेस्टिगेशन जैसे आप लोग आपको सब कुछ बता देगा वो जो भी बैठा है वहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब उसमें, अब जैसे आज की डेट में तो एविडेंस में एक चीज और मैं एड ऑन करना चाह रहा था, जो आपने बताया कि भाई प्रॉपर्टी के कागज लेने, रेंट एग्रीमेंट ले लें, तो उसकी वजह भी हो सकता है कि आपका कुछ न कुछ जो जैसे बिल वगैरह भेजते हैं, कुछ भेजते हैं, उसको एक कॉरेस्पोंडेंस के थ्रू भेजना शुरू कर। बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, 2000 एविडेंस वाकई में वहाँ कोई एग्जिस्ट करता है। जो कई बार आप अपना रिकॉर्ड भेजते हैं, कोई बिल भेजते हैं, जैसे ऑडिट फीस का बिल भेजते हैं, मेल करते हैं। आपकी बात मान ली, बात में बिल्कुल मान ली। आप वहाँ पे बिल भेजो रजिस्टर्ड आईडी से, वो एक्सेप्ट हो गया, आपको पेमेंट होगी, तो एक एविडेंस आपके पास हो गया कि वाकई में ये हुआ। मेंटल और कभी आते जाते फोटो भी खींच लो, तो वो जो और अच्छी बात आजकल तो मोबाइल में। मैं कहना नहीं चाह रहा था, वो एक्चुअली मैं कहना नहीं चाह रहा था। फिर आप मुझसे कहते जी आपने तो बिल्कुल जासूस बना दिया हमें। अगर आप कर सको तो उसमें कोई हर्ज नहीं। परसों जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फोन आया, जो जानकार था मेरा, उससे मैं ऐसा हिला कि आपका कुछ भी नहीं कर रहे इस मामले में, तो आप तो जैसे वो क्लाइंट आता है अपना साइन करे और भेज देते हैं उसको। मैंने इसीलिए सबसे पहला केस ही वो बताया आपको, और वो केस गुजरात का है, ये आपको और बता रहा हूँ। और ये भी अभी 14 में उसने इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्टर है वो बिल का। मेरे को लगता है वो इंपोर्ट ड्यूटी ठाकू के भाग गया वो, इसलिए इन्वेस्टिगेशन लगी हुई है। उसमें ऑडिटर फंसेगा इन एनी केस। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। जी सर। तो राजेश जी आज के लिए काफी है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन और आया है सर। चंद्रमोहन राणा जी आस्किंग व्हाट शुड बी द ऑडिट एविडेंस ऑफ कैश वेरिफिकेशन? कैश वेरिफिकेशन डेट शुड बी ईयर एंड और एनी डेट?
नहीं नहीं, वो आप मैंने बताया अभी, सपोज कीजिए आप 31 मार्च को नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप ऑडिट पे गए, आपने कैश वेरीफाई किया, सर्टिफिकेट लिया और आपने उसकी बैकवर्ड वर्किंग की, वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। ऑडिट एविडेंस इज योर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने वर्क बैकवर्ड किया कि वाकई में यही कैश इन हैंड, अगर मैं पीछे चलता जाऊं तो 31 मार्च को ये वही कैश इन हैंड आना चाहिए जो कि वहां पे था, और उसका सर्टिफिकेट आप मैनेजमेंट से लोगे। सीधी सी बात, ये क्वेश्चन तो पहले आंसर हो गया वैसे। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, काफी इंटरेक्टिव हो गया। जी सर, जी सर, एक सेकंड सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर kind words and deliberation and time. Your study circle does a fantastic job और अच्छा लगता है आना भी, क्योंकि जहाँ पे अभी भी 189 लोग हैं, 200 टच कर गए थे, तो इट इज अ गुड थिंग टू हैपन। लेकिन सर अब आज हम एक नई मुहिम शुरू करना चाह रहे हैं कि सर अभी हमने आहूजा जी के लिए पद्म श्री की डिमांड की है। राजेश जैन जी यहाँ बैठे हैं सर, हम चाहते हैं कि आपको भी पद्म श्री मिले सर, क्योंकि आप इस जो आपकी सेक्रीफाइस है, डेडिकेशन है टुवर्ड्स द प्रोफेशन एंड मेंबर, सर यू डिजर्व फॉर इट सर। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब इस भागीदारी में भाग लें। और हेमंत पावा जी जो कि हमारे आजकल कन्वीनर हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू कि काइंडली प्रेजेंट ए वोट ऑफ थैंक्स सर। ओवर टू हेमंत पावा जी। थैंक यू राजेश जी। सर का थैंक यू करने का सौभाग्य आज पहली बार मुझे प्राप्त हुआ है, बट इन्होंने जो एथिक्स और इंटरलिंकिंग जो बताई है, अब आगे ये समझ में आ गया ऑडिट ध्यान से करना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में, अभी तक तो जो कर दिया सो कर दिया, कि कैश इन हैंड का तो इतना वो डिनोमिनेशन और जो पर्टिकुलर हम सभी चीजें फेस कर रहे हैं कि कैश इन हैंड का डिनोमिनेशन वाइज तो कभी सर्टिफिकेट प्रैक्टिकली लिया नहीं, कैश इन हैंड तो ले लेते हैं जहां पर ज्यादा कैश इन हैंड आ रहा है, और बैकवर्ड कैलकुलेशन का तो खैर इतना सोचा भी नहीं हमने। मैं से वो कैश इन हैंड मैनेजमेंट ने ले लिया और फाइल में लगा दिया, ठीक है जी, कितने लाख रुपए है। और बाकी सर ने जो अपनी कोड ऑफ कंडक्ट की एंट्री केसेस बताई हैं, जो चेंजेस हो गई, वी आर रियली थैंकफुल फॉर द एनलाइटनमेंट। हमारे लिए तो वो चीजें हैं, कई चीजें भूल गए, ठीक बात है कि सभी लोग सीए पास होने के बाद भूल जाते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स भी और साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा कंप्लाई करने हैं। I once again thank you Amarjit Chopra ji for sparing his valuable time for enlightening us. Thank you sir. Thank you sir. Thank you very much. God bless you all. और कमेंट्स बॉक्स में सर आपको सपोर्ट करने के लिए, मेरी बात को सपोर्ट करने के लिए, पद्म श्री के लिए सर, और लोग बोल रहे हैं कि सर तो भारत रत्न होना चाहिए, आप कमेंट में देख भी सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, बहुत है यार, सीधी सी बात, आप लोगों का प्यार बना रहे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।